नीचे बहुत नजर नहीं आ रहा पीछे। यार कुछ बोलो हाँ या ना तो पता तो चले मेरे भाई, पता आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है ना, बस सही है। थोड़ा थोड़ा चलो अभी मैनेज करो फिर। चलें। ओके नाउ, इन लास्ट क्लास हमने थोड़ा सा HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। ओके, एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट HTML क्या है, कैसे काम करती है, और थोड़ी सी हमने ओवरव्यू किया था। आज बेसिकली आइडिया ये कि विल ट्राई टू डू सम बेसिक HTML प्रोजेक्ट एंड आई विल शो यू हाउ वी कैन डेवलप आवर सिंपल वेबसाइट्स यूजिंग HTML। ठीक है, जैसे कल बात की थी कि HTML इज अ वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज लैंग्वेज। पूरी वेब इसके ऊपर डिपेंड करती है। मेजरली इसके अंदर हम तीन चीजों का फोकस रखते हैं। फर्स्ट, एवरीथिंग इन HTML इज टैग बेस्ड। ठीक है, तो हमें टैग्स का पढ़ना है। दूसरा, देर इज नो एरर, देर इज नो सीक्वेंस ऑफ टैग्स। ठीक है, HTML क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो उसमें कोई सीक्वेंस ऑफ टैग्स नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि यार पहले ये टैग होगा फिर ये टैग होगा, उस टैग के साथ ये करना है। कोई रूल नहीं है। इन अदर वर्ड्स, हमें टैग्स का सिर्फ यह ख्याल रखना है और फिर ये ध्यान में रखना है कि यार टैग्स का कोई रूल नहीं है। अब टैग का जो इस्तेमाल है तीसरा, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, मुझे जो आउटपुट चाहिए मैं उस हिसाब से अपने टैग की सेटिंग करूंगा। दैट्स इट। ठीक है, तो कल हमने कुछ टैग्स के नाम पढ़े थे। बेसिकली मैंने कहा था कि ये थोड़ा इंट्रोडक्शन HTML का। HTML के जो टैग्स के बारे में तफसीलात है, वी स्टार्ट टू लर्न एज वी स्टार्ट वर्किंग विद प्रोजेक्ट। इसीलिए मैंने आपको ये एक मैनुअल शेयर किया हुआ है। ठीक है, सो आई होप एवरीबडी ऑलरेडी हैज एक्सेस टू इट। ठीक है, अगेन स्टिल अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया हुआ थ्रू ये व्हाट्सएप ग्रुप्स तो लेट अस नो, मैं दोबारा शेयर करवा दूंगा। ठीक है, इसके अंदर वही बेसिक थोड़ी राम कहानी इसकी थ्योरी लिखी हुई है, बाकी टैग्स के नाम दिए हुए हैं। अगेन देयर आर मेनी अदर टैग्स अवेलेबल इन HTML। ये मैंने जो है ना, इन अदर वर्ड्स लाइक ए कोर्स के आउटलाइन के हिसाब से, बेसिक्स के हिसाब से हमने लिस्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डेट का एक कैलेंडर बनाना है अपने वेब पेज के ऊपर, तो मुझे उसके लिए भी क्या करना होगा, आई वुड नो कि यार कोई ना कोई टैग होगा जिसके तहत कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ क्योंकि ये फिर एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं। इस तरह वीडियो चलानी है मुझे, मैंने वीडियो का टैग इसमें नहीं दिया हुआ। फ्रेम्स बनानी है, फ्रेम्स का टैग नहीं दिए हुए, मैंने नहीं दिए हुए, मौजूद हैं। सो प्लीज डू ओपन अप। सिर्फ इस जो मैं दे रहा हूं उसके ऊपर अनलिमिटेड मत रहना। मेरे देने का जो लिमिटेड मकसद ये कि क्योंकि मैं कोर्स के हिसाब से सबको एक साथ लेके चलूंगा, तो अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो इतनी चीजें हो जाएंगी कि फिर सब कवर करना मुश्किल हो जाए। तो एक महदूद हद तक हम एक बेसिक और से मीडियम लेवल तक की चीजें मैं शेयर कर रहा हूं। यार ये एटलीस्ट पता होंगी तो एक्सीलेंट है। लेकिन HTML हुआ, उसमें हमें पता है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कैलेंडर दिखाना है कि मैं बटन पे दबाऊं और कैलेंडर आ जाए, इस पे यूजर डेट पिक कर सके, तो उसका भी कोई ना कोई टैग होगा। मुझे कलर पिकर दिखाना है कि यूजर अपनी मर्जी का कलर चूज करे, तो उसका मतलब कोई ना कोई टैग होगा जिससे कलर आएगा। मुझे बटन बनाना है तो कोई ना कोई टैग होगा जिससे बटन बन जाएगा। मुझे टेक्स्ट फील्ड लिखनी है, पासवर्ड देना है, फ्रेम बनानी है, वीडियो प्ले करनी है, कुछ भी हमें करना होगा, हर चीज का एक टैग है। वो कैसे यूज करना है, किस सीक्वेंस में रखना है, उसके कोई रूल नहीं है। वो आपके ऊपर है कि आप क्या ऐसा करना चाह रहे हो। ठीक है, इस तरह बहुत सारे और टैग्स मौजूद हैं। आगे हो सकता है वक्तन वक्तन और प्रोजेक्ट्स में, जावा स्क्रिप्ट के अंदर, जेक्यूडी के अंदर हम उन टैग्स का और एक्सप्लोर करते रहे। लेकिन ये बेसिक टैग्स हैं जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल हो जाते हैं, जो हमें याद होते हैं। दूसरा, इन टैग्स को हमें रटा भी नहीं मारना कि यार ये सारे टैग्स मुझे पता होने चाहिए। ठीक है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ HTML। वी स्टार्ट यूजिंग देम एंड वी जस्ट हैव टू रिमेंबर कि यार टैग कोई ना कोई होगा। मुझे टैग्स याद नहीं रखने। बोल्ड करना है, कोई ना कोई टैग जरूर होगा। इटैलिक करना है, कोई ना कोई टैग होगा। सबस्क्रिप्ट करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, कोई ना कोई हजरत का टैग जरूर होगा। बस कौन सा टैग है, एक रेफरेंस के तौर पे ये लिस्ट हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, दैट दीस सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टैग्स आर हियर। इसके अलावा भी हजरत इंटरनेट पे चले जाएं, वहां पे आपको दुनिया जान के सारे टैग्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पे आने के बाद मेजर जो हमारा लर्निंग पैराडाइम है, वो मैंने इसे कल एक्सप्लेन किया था कि वी विल ट्राई टू वर्क विद द प्रोजेक्ट्स। इसमें से कम 5 प्रोजेक्ट्स एनी हाउ आप लोगों ने बनाने हैं। अगर हो तो काइंडली सारे बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 10 देने का मकसद ये कि द मोर यू प्रैक्टिस, कोडिंग का स्टैंडर्ड रूल है, इफ यू वांट टू लर्न कोडिंग, डू नॉट लर्न थ्योरी, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कोडिंग के प्रोजेक्ट्स की आप करोगे, उतने अच्छे प्रोग्रामर आप बन पाओगे। ठीक है, लर्निंग से मकसद जाहिर सी बात है, थ्योरी पढ़नी पड़ती है, कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने पड़ते हैं, वो जरूरी है। वो एज क्विकली एज शॉर्टली एज पॉसिबली यू कैन डू इट। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक्चुअली प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट पे जाते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकल लर्निंग पे जाते हैं। तो लर्न द कोड, बेसिक्स लर्न करें, फिर उसकी एक्चुअली कोडिंग करनी होती है।
जितनी ज्यादा प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे, प्रोजेक्ट से मतलब एक्चुअली आउटपुट बेस्ड टास्क, तो उतनी ज्यादा हमारे पास प्रैक्टिस होती है। यही वजह है कि मैंने जैसे कहा कल भी, आई विल बी गिविंग यू लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क्स टू डू, so that you can improvise, work on the projects and get better at coding। क्यों? क्योंकि अगेन ये पूरा करियर बनाएगा। तो ये जो मैंने दिए हैं 10 प्रोजेक्ट, ये सिर्फ एक हफ्ते के टास्क हैं, ये सिर्फ एक हफ्ते के टास्क हैं। नेक्स्ट वीक हम सीएसएस स्टार्ट करेंगे, सीएसएस के तकरीबन 25 के करीब टास्क हैं। थर्ड वीक सीएसएस और बूटस्ट्रैप होगा, उसके अंदर 10 के करीब और प्रोजेक्ट्स हैं। चौथे हफ्ते में हम बूटस्ट्रैप के ऊपर प्योर जाएंगे। बूटस्ट्रैप में यही वीक 1 वाले प्रोजेक्ट्स हमने अभी सिर्फ एचटीएमएल से बनाए, इनको उठा के हम उसके ऊपर बूटस्ट्रैप लगाएंगे और एक नया बनाएंगे। तो आराम से यू कैन इमेजिन के 30 से 35 वेब प्रोजेक्ट्स आप इस कोर्स के अंदर होपफुली आइडिया है कि हम बनाएंगे। सो बाय द एंड वंस यू फिनिश, तो 30-35 जब आप छोटे छोटे, और अगेन ये बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे 30 से मतलब 10 का मतलब ये 4-5 पेजेस हैं, मैक्सिमम आधा घंटा एक में लगेगा, आधे से पौना घंटे में आप एक प्रोजेक्ट करो। ठीक है। तो जब बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपके पास 30-35 छोटे छोटे प्रोजेक्ट जितने बने हुए होंगे, उसमें आपने इतनी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लोर कर ली होंगी कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट वेब का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा आपका तावन चाहिए, थोड़ा सा मैं इसमें फास्ट भी चलूंगा, रगड़ा भी लगेगा। काम करोगे तो आप ही का फायदा है, नहीं करोगे तो मैंने कहा मेरा एस्पेक्ट होगा कि मैं आपको एटलीस्ट गाइड करूं। बाकी हर इंसान का अपना एक इंटरेस्ट होता है, अपना एक लेवल होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट 1 इज कॉल्ड पर्सनल वेबसाइट। अब इसी तरीके से ये मैनुअल है, इसमें मैंने आउटपुट दे दिया। पहली चीज, ये आउटपुट मेरा दिया हुआ है। हर डेवलपर का अपना एक साइकी होती है। नाउ एज अ डेवलपर्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद प्रोजेक्ट्स, यू हैव योर ओन माइंड। अपनी जहन से सोचो कि यार अगर ये रिक्वायरमेंट्स मेरे पास आ रही है तो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या डिजाइन होनी चाहिए, क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे सेटिंग होनी चाहिए, कौन से पेजेस होने चाहिए। समटाइम्स हम वो एसआरएस आपको प्रोवाइड कर देते हैं, स्पेसिफिकेशंस दी जाती है कि यार मुझे एग्जैक्टली इस तरीके से चाहिए। कभी कभी हम कहते हैं यार जनरल मुझे एक सिंपल पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए। तो फॉर योर केस इन रिक्वायरमेंट से आप डिविएट कर सकते हो। ये कल भी इवनिंग में भी कुछ बच्चों ने पूछा था कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसमें नेम, इंट्रोडक्शन, एजुकेशन चाहिए मुझे पेज, वर्क एक्सपीरियंस का पेज चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। यू विल नोट कि मैंने वर्क एक्सपीरियंस का पेज यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, मैंने फिलहाल बेसिक 4 बनाए हैं, मींस कि अभी इसमें गुंजाइश है और ऐड करने की। सो डू एक्सप्लोर, ज्यादा चेंज आप कर सकते हो, अपनी मर्जी की सेटिंग्स कर सकते हो। देयर इज नो राइट आंसर कि मुझे एग्जैक्टली इसी तरह का ही पेज चाहिए, फिलहाल ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, बिकॉज दिस इज वेयर योर क्रिएटिविटी कम्स इनटू प्ले। एज ए डेवलपर्स, डेवलपर में हम फर्स्ट फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड में आपकी डिजाइनिंग का एस्पेक्ट आता है, आप कितनी अच्छी तरीके से वेबसाइट डिजाइन करते हो। इसीलिए दुनिया की हर वेबसाइट एक मुनफरिद डिजाइन के साथ बनाई जा रही है, क्योंकि हर डेवलपर अपने हिसाब से अलग अलग डिजाइन बना रहा है। जितनी वेबसाइट्स आप एक्सप्लोर करोगे हर किसी का लेआउट अलग होगा। ठीक है, क्योंकि हर डिजाइनर, हर लेआउट, स्ट्रक्चरिंग, हर कोई अपने हिसाब से कलर थीम अलग यूज करता है, मेन्यूज, बार्स, साइड बार्स, फुटर्स, नोट्स, हर किसी का अपना एक जाविया है। इसीलिए कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। ठीक, सो एज लॉन्ग एज यू वर्क विद इट, ये देने का सिर्फ मकसद ये कि एक जनरल गाइडलाइन हो कि यार इस तरीके से पेज बनाना है, वरना समटाइम स्टार्टिंग में ब्लैंक हो जाएगा, आगे चल के फिर ये आउटपुट्स में नहीं दूंगा। आई विल लीव इट अप टू यू कि यार आप जैसे बनाना चाहो, आपकी मर्जी है, जो डिजाइनिंग करना चाहो आपकी मर्जी। ठीक है, तो फिलहाल हम इसी को रफली मैं फॉलो कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसी पे काम किया हुआ है। आपने चाहो तो चेंज कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट 1 के रफ आउटपुट्स मैंने दिए हुए थे। इसी तरह प्रोजेक्ट 2 में जाएंगे, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स लिखी है। ठीक है, ये अगेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, 100% आप फॉलो करो ना करो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक मेन चीज पे मैं जरूर रखूंगा कि यार मैंने इसमें कहा है 5 पेजेस होने चाहिए स्ट्रक्चर में, तो कम से कम इस प्रोजेक्ट में 5 पेजेस जरूर बनने चाहिए। ठीक है, कहीं पे 6 पेजेस हैं, कहीं पे 7 हैं, ज्यादा नहीं किया क्योंकि मैंने कहा कि छोटे छोटे ही रखने। आगे बूटस्ट्रैप में जब हम जाएंगे चौथे 5वें हफ्ते में, तो फिर भी स्टार्ट क्रिएटिंग मोर मल्टीपल पेजेस, 15 से 20 से 25 30 पेजेस भी हम फिर वेबसाइट के अंदर बना सकते हैं। लेकिन आइडिया फिर अगर एक दफा समझ में आ गया तो यू विल नोटिस कि एक्चुअली 5 पेज बनाना या 25 पेज बनाना बात एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ हमने बेसिक कोड कॉपी करना है, वहां पेस्ट करना है, पेज बन गया। कॉपी करना है, सेव एज करके दूसरा पेज बनाना है, पेज बन गया। नीचे का कंटेंट हमने तब्दील करना है। ठीक है, तो इसी तरह से ये प्रोजेक्ट 2 आ गया, उसके भी मैंने रफ एक आउटपुट दे दिया कि यार इस तरह का पेज बनाओ। अगेन इसको 100% फॉलो करना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी, नहीं करना चाह रहे अपनी मर्जी से और इनोवेशन दे रहे हैं और चीजें डाल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट डू नॉट ट्राई टू यूज सीएसएस राइट नाउ। ठीक है, इस चीज पे मैं थोड़ा सा रखूंगा। फिलहाल इसको प्योर एचटीएमएल रखो ताकि सिर्फ आप एक चीज पे फोकस रखो। ये पूरा हफ्ता हमने सिर्फ एचटीएमएल को खत्म करना है। नेक्स्ट वीक से फिर हम सीएसएस डालना शुरू करेंगे, तो फिर उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। फिर इसी पूरे विदाउट सीएसएस वाले को मैंने कहा कि ये पूरा प्रोजेक्ट आप 10 प्रोजेक्ट्स हमने कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, फिर उसके ऊपर हम पूरी बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी इंक्लूड करके इस पूरे 10 के 10 के ऊपर
क्योंकि HTML बनी हुई होगी, अब उस पर हम बूटस्ट्रैप की CSS लगा के डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है, तो वो तब जाके हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। सो डू गो थ्रू दिस। इसमें मैंने 3 से 4 प्रोजेक्ट्स के आउटपुट्स रख दिए हैं अपने हिसाब से। फील फ्री टू चेंज देम, लेआउट, कलर, थीम, टाइटल अपनी मर्जी से जो भी चेंज करना चाहें चेंज करें। पिक्चर्स मैंने हजरत गूगल से उठाई, गूगल भाई पे जाओ, images.google पे चले जाओ, pics.google पे चले जाओ, हजारों वेबसाइट्स पड़ी हैं जहां पे फ्री तस्वीरें मिल जाती हैं, कोई भी तस्वीर उठाएं, नॉर्मली यहाँ पे प्लेस करें, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद दिस। यार सर ठीक, HTML समझ में आया, ये बात समझ में आई, मसला वही है वेबसाइट कैसे बनाई जाए। तो हाउ डू वी क्रिएट अ बेसिक वेबसाइट? ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दैट फर्स्ट। ओके, आ गया। ओके, सो 10 प्रोजेक्ट्स हैं, मैं एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी बात करूंगा वेरी क्विकली कि हाउ वी क्रिएट 2 प्रोजेक्ट्स। आपके लिए मैंने कहा कि एटलीस्ट मैं कोशिश और एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बाय नेक्स्ट मंडे व्हेन वी कम इनटू लैब, तो आपके पास एटलीस्ट 5 प्रोजेक्ट्स बने हुए होने चाहिए। मैं नेक्स्ट मंडे को चेक करूंगा, ठीक है। अगर LMS एक्टिव हो गया तो मैं आपको डेडलाइन भी दूंगा कि प्रोजेक्ट्स आपने एटलीस्ट 5 सबमिट करने हैं, ठीक है। सबमिट का मतलब ये होता है कि 5 प्रोजेक्ट्स बनाए, मैं भी फोल्डर स्ट्रक्चर पे आता हूं, जिप किया है, पूरा सोर्स कोड अपलोड कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं करना। 5 प्रोजेक्ट्स बनाए, सोर्स कोड जिप किया, अपलोड कर दिया, आई विल ओपन एंड चेक ऑल दिस प्रोजेक्ट्स। ये सबमिट होगा और इनके मार्क्स जो है वो एक्चुअली लैब में काउंट होंगे। लैब के अंदर मैं और कुछ नहीं कराता, ये 10 हर वीक के हिसाब से प्रोजेक्ट्स हैं, हर वीक के हिसाब से उसकी मार्क्स है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट वीक 1 के होंगे तो आपने सबमिट जरूर करने हैं एज सून एज LMS ओपन्स। तो एक्सपेक्ट ये करो कि यार नेक्स्ट मंडे तक मुझे 5 पूरे करने हैं। मैंने कहा मैक्सिमम आधे से पौने घंटे का एक प्रोजेक्ट है, तो 5 करने बैठे तो डेली अगर आप एक भी करोगे तो 3-4 दिन में हो जाएगा। और एक दफा समझ में आ गई तो आपको पता चलेगा यार ये तो सारा कोड कॉपी पेस्ट का है, सिर्फ बेसिक टैग्स लगाने हैं, 2 दिन के अंदर सारे प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। So for now let's begin with first project. Now the first thing is जैसे कल मैंने कहा I will be using Microsoft VS Code, ठीक है। VS Code एक ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत जबरदस्त प्रोग्रामिंग टूल है, यू कैन यूज इट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हजरत गूगल पे जाएं, डाउनलोड VS Code, भाईजान आपको लिंक दे देगा, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करें, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, नो प्रॉब्लम विद दैट, ओके। सो वंस यू डाउनलोड इट यू कैन वेरी इजीली यूज इट। मैं कस्टमाइजेशन सेटिंग्स थोड़ी सी और बता देता हूं। हमारा पहला प्रोजेक्ट है पर्सनल वेबसाइट। इसके अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमें दी गई है कि यार इसके अंदर नेम, इंट्रोडक्शन, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने कहा कि यार मेरे पास जो मेजर चीजें हैं वो आपने फोकस रखनी है कि यू शुड हैव अ नेविगेशन मेन्यू, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपने H1 पैराग्राफ, स्ट्रॉन्ग लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, हम ये इसमें इस्तेमाल करेंगे। इमेज एम्बेडिंग के लिए हमने इमेज का टैग यूज किया जाएगा। फॉर्म्स और कॉन्टैक्ट के लिए फॉर्म, इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया, ये 3 टैग्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। हाइपरलिंक्स के लिए हम एंकर टैग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ आ गया कि यार इसमें कौन कौन से टैग्स प्राइमरीली मैं यूज कर रहा हूं। अब ये मैं यूज कर रहा हूं, यू फ्री टू यूज एनी अदर टैग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वही डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग भी यूज होता है, बोल्ड के लिए बी टैग भी यूज होता है, आपकी मर्जी है, कोई नहीं। वही मैंने कहा कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है, मैं ये नहीं देखूंगा नहीं बोल्ड का तो बोल्ड ही होना चाहिए, आप स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो आप उसमें, और CSS के थ्रू भी हम बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा CSS को हम अवॉइड कर रहे हैं। मैंने कहा इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करो या ऑर्डर्ड लिस्ट करो, आप दोनों नहीं यूज कर रहे कोई इशू नहीं है, आप कुछ और यूज करो, नहीं करो बगैर लिस्ट के बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आई बात। तो वही मैंने कहा गलत या सही नहीं है, एज लॉन्ग एज आप अपने जहन से सोच के एक वेब पेज बनाओ, उसका कोई सही या गलत का जवाब है नहीं कि आपने सही बनाई या गलत बनाई। डिजाइन वाइज, खूबसूरती वाइज हम तीसरे चौथे हफ्ते में बात करेंगे कि यार किसने अच्छी बनाई है, किसने बहुत सादी बनाई है, क्योंकि ये चीज फिर क्लाइंट को इंपैक्ट करती है, ये फिर एक्चुअली में क्लाइंट को इंपैक्ट करती है कि आपकी वेबसाइट अच्छी लग रही है या एक बहुत सादा सिंपल से बना दी, तो उसके हिसाब से भी फिर वी मेक मनी। सो बिकॉज वी आर टारगेटिंग कि वी लर्न दिस कोर्स और हम फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, तो उसके लिए हमें कुछ चीजें समझना लाजमी हो जाती है। तो वो फिर डिजाइन एस्पेक्ट के ऊपर, खूबसूरती के ऊपर बाद में बात होगी, फिलहाल स्ट्रक्चरिंग के ऊपर, प्राइमरी पर्पज HTML का। फिर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि भाईजान कम से कम ये 4 पेजेस इसमें होने लाजमी है, तो जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे मुझे उसमें भी मैं 4 पेजेस के एक्सपेक्ट वर्क का कर रहा हूं कि यार ये कम से कम 4 पेजेस आप बनाओ, ठीक है। अब आ जाते हैं VS कोड के अंदर। VS कोड वंस यू स्टार्ट, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी इजी टू यूज टूल। उम्मीद है कि आपने जावा या प्रीवियस लैंग्वेजेस में काम किया हुआ होगा इसके ऊपर, तो आपको ऑलरेडी इसको यूज आ रहा होगा। अगेन सिंपल सा एडिटर है, नथिंग फैंसी विद दैट। सो वंस यू फर्स्ट स्टार्ट द VS कोड, जब पहली दफा VS कोड खोला जाएगा तो उसके अंदर हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट फोल्डर हम सेट करते हैं। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एज ए प्रोजेक्ट डेवलपर, अगेन मेरा वही अप्रोच है कि अब नाउ एज ए डेवलपर इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि एवरी टाइम यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट यू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट विंडो इन योर VS कोड, ठीक है।
बगैर उसके भी काम कर सकते हैं हम। डायरेक्ट ओकला ओपन किया, कंट्रोल एन करके न्यू फाइल पे गए, वहां पे कोडिंग स्टार्ट कर दी, नो प्रॉब्लम, सेव एज कहीं भी कर लिया, तो कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन एज अ सेट, एज अ प्रोफेशनल डेवलपर्स, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर। मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। सो फर्स्ट थिंग यू डू इज यू कम हियर, क्लिक ऑन दिस आइकॉन, यहां पे आ जाएगा ओपन फोल्डर। वंस यू क्लिक ऑन ओपन फोल्डर तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहां से वो बोलेगा कि कौन सा फोल्डर ओपन किया ना। तो मैं यूजुअली प्रैक्टिस, अभी जितने आगे और एग्जांपल्स फॉर नेक्स्ट कमिंग वीक्स में भी इस्तेमाल होंगे, हम एक यूजुअली क्या करते हैं, एक मेन फोल्डर बना लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं बना रहा हूं वीक 1 एचटीएमएल प्रोजेक्ट्स का फोल्डर, ठीक है। तो मैंने इस हफ्ते के एचटीएमएल टास्क का एक मेन फोल्डर बना दिया, उसके अंदर मैं सारा कोड रखूंगा। तो अगर ये ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको ओपन करना है, नहीं बनाया हुआ तो न्यू फोल्डर पे क्लिक करके एक फोल्डर यहां बना दें, उस फोल्डर को फिर आपने ओपन कर देना, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक फोल्डर हमने बना के ओपन करा दिया। फोल्डर सेव कहां करना है आपकी मर्जी, कोई रिस्क नहीं। तो जहां पे आप सेव कर रहे हैं वहां पे एक मेन फोल्डर बना दिया मैंने वीक 1 एचटीएमएल करके, आपकी मर्जी जो भी दिल करे नाम दो, ठीक है। लेकिन रिमेंबर कि यार मैंने एक मेन फोल्डर बनाया, मेरा सारा सोर्स कोड इसके अंदर जाएगा। तो मेरा एक वेब टेक्नोलॉजीज का फोल्डर है, उसके अंदर ऑलरेडी मैंने ये वेब वीक 1 का बनाया, तो वीक 2 का भी उसी के अंदर बनेगा, वीक 3 का तो एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में हमें हेल्प आउट करता है। फिर जब वीक 1 का प्रोजेक्ट आपके पास बन जाएगा तो ये मेन आ गया। अब इस मेन फोल्डर को सेलेक्ट करते हुए यहीं पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट न्यू फोल्डर का। आई विल क्लिक हियर एंड क्रिएट अ न्यू फोल्डर। दिस विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉर मी। इसको मैंने रीनेम कर दिया प्रोजेक्ट 1 वेबसाइट 1। इस तरह से जितने भी मेरे पास प्रोजेक्ट्स आएंगे मैं यहाँ पे अलग अलग फोल्डर बनाता चला जाऊं। तो ये वीएस कोड के अंदर ही है। आप चाहो तो ये सारी राम कहानी विंडोज एक्सप्लोरर में भी कर दो, नो प्रॉब्लम, वहां से जाके कर दो। लेकिन एज आई सेड, इफ यू यूज वीएस कोड मेक्स थिंग्स मोर इजी एंड क्विकली। तो यहीं पे जब नया प्रोजेक्ट बनाया, इधर क्लिक किया, नीचे फोल्डर आ गया, फोल्डर का नाम दे दिया प्रोजेक्ट 1 वेबसाइट। इसी तरह से अगला प्रोजेक्ट बनेगा, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट 2 बनाएंगे, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4, प्रोजेक्ट 5। ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स मेरे वीक 1 के अंदर एज अ स्ट्रक्चर के तौर पे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। जब आप मुझे सबमिट करोगे तो आप वीक 1 एचटीएमएल जो मेन प्राइमरी फोल्डर है उसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, जिप किया, मुझे एलएमएस पे अपलोड कर दिया, खत्म हो जाएगी। तो सारा सोर्स कोड आपका इकट्ठा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैंने प्रोजेक्ट 1 फोल्डर करके हमने बना दिया, सॉरी। उसके बाद क्या करना है, जब आप प्रोजेक्ट 1 वाले फोल्डर में जाओगे तो नाउ इसको सेलेक्ट करेंगे, यहीं पे आपके पास अब बटन आ जाएगा न्यू फाइल का, ठीक है। इस न्यू फाइल वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग ऑल दीज फाइल्स। अब ये मेरी अप्रोच है, एक कि मैं वीएस कोड में सारे फोल्डर वोल्डर वगैरह बना रहा हूं। दूसरा, मैं पहले ही सारी फाइल्स बना दी, क्योंकि अभी हमने कहा ना प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट मैंने पढ़ी, उसने कहा 4 फाइल्स आपको बनानी है, 4 है। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे जहन में कि मुझे 4 लिंक्स बनाने, 4 फाइल्स बनानी है, तो मैंने डायरेक्ट पहले क्या किया, यहां पे क्लिक किया, इस मेन फोल्डर को सेलेक्ट करते हुए, ठीक है। मेन फोल्डर को सेलेक्ट हमने किया हुआ था, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैंने इस लिंक पे आ गया, यहां पे आने के बाद आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, 1 2 3 4 दफा क्लिक किया, 4 फाइल्स बनाई। पहली को नाम दिया index.html, उस तरह about.html, contact.html, projects.html। ये 4 फाइल्स मैंने बनाई, ये चारों के नाम मैंने एलएमएस में भी दिए हुए, अभी हमने रिक्वायरमेंट्स में, सॉरी उसमें लैब मैनुअल में भी दिए हुए, रिक्वायरमेंट्स में भी हमने पढ़ लिया कि भैया ये 4 फाइलें आपको बनानी है। हमने कह दिया ठीक है, 4 फाइलें ऐसा बना लीजिए, ठीक। तो ये 4 ब्लैंक फाइल्स हमारे पास यहाँ पे बनकर आ जाएंगी। मैंने कहा परफेक्ट हो गई कहानी। अब क्या करना है, अब आ जाएंगे हमारे पास, सॉरी ये तो बैक चला गया, 4 फोल्डर्स बन गई, ठीक है। तो ये 4 ब्लैंक फाइल्स आपके पास बन गई। अब इसमें एक चीज मैंने की है, पहली जो फाइल मैंने बनाई उसका नाम रखा index.html। एचटीएमएल का ये रूल नहीं है, लेकिन वेब सर्वर्स का रूल है। रिमेंबर, होपफुली बाय वीक 4 वी विल आल्सो अपलोड अवर वेबसाइट्स ऑन वेब सर्वर्स एज वेल, ठीक है। वीक 4 की जो सबमिशन होगी वो एलएमएस के थ्रू नहीं होगी, वो हम करेंगे थ्रू लाइव सर्वर्स। तो आपको बताया जाएगा कि यार वेबसाइट्स ऑनलाइन सर्वर्स पे होस्ट कैसे करें। अभी तो मेरे लैपटॉप पर है, अब मैं होस्ट कैसे करूं, तो परचेजिंग से लेकर फ्री होस्टिंग तक आगे चल के बात करेंगे। जब आप वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट करते हो ना, तो उसका सर्वर का एक रूल है कि फर्स्ट फाइल मस्ट बी इंडेक्स। ये अक्रॉस द बोर्ड एवरी सिंगल सर्वर, कोई भी आप दुनिया में लें, दुनिया की हर वेबसाइट का जो पहला फाइल नेम है वो इंडेक्स के नाम से, ये सर्वर की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर 1 लाख फाइल है, गूगल है, गूगल के अंदर देयर कैन बी मिलियंस ऑफ फाइल्स हैं, CNN.com पे गए तो हजारों फाइल्स हैं, Don.com वेबसाइट पे गए हजारों फाइल्स हैं, यूसिन पे गए हजारों फाइल्स हैं। जब आप google.com लिखते हो तो पहली फाइल आपको मैं कौन सी दिखाऊं, CNN.com लिखते हो तो पहली फाइल कौन सी दिखाऊं, Don.com पे जा रहे हो तो पहली फाइल कौन सी दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारी HTML फाइल्स हैं और डेली नई फाइल्स बनती जा रही हैं। तो पहली फाइल हमेशा, जिसको हम होम पेज कहते हैं, ऑलवेज हैज टू बी index.html। ये एक स्टैंडर्ड रूल है
हैव टू फॉलो दिस, सो वी मेक इट अ प्रैक्टिस। ठीक है, आप इसको मेन, HTML, होम, जो भी ऐसे नाम देने को कोई इश्यू नहीं है। लोकल पे तो हमें पता है कि ये नाम है, जब सर्वर पे अपलोड होगी ना तो सर्वर पे आपको नहीं मिलेगी। तो जब आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखोगे my.com, तो my.com को पहली इंडेक्स फाइल चाहिए सर्वर पे। तो इसीलिए वी स्टार्ट विद दिस सिंगल हैबिट, यार पहली जो होम पेज वाली मेरी फाइल होगी भैया, उसको मैंने index.html करके नाम देना। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इसीलिए हमने index.html एक होम पेज बनाया था, बाकी 4 ब्लैंक एम्प्टी फाइल्स मैंने बना दी। अब 4 मैंने क्यों बनाई है मैं भी बताने को आता हूं। यूजुअली हम जरूर नहीं पा रहे हैं, पहले इंडेक्स बनाए, उस पर सारा कोड किया, फिर दूसरी बनाए, उस पर कोड किया, तीसरी फाइल बनाई, उस पर कोड किया, चौथी फाइल बनाई, उस पर कोड किया, हमारी मर्जी। तो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्शन ये। अब अगेन हर किसी का, मैंने कहा हर डेवलपर का अपना एक वर्क फ्लो होता है, क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरे प्रोजेक्ट में 4 फाइलें बनानी है, मैंने 4 पहले बना दी ताकि आगे कॉपी पेस्ट में मुझे आसानी हो। मैं भी एग्जाम्पल दूंगा कि मैंने क्यों पहले बनाई, लेकिन आप अलग अलग करके भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, दिस इज समथिंग जिसको हम कहते हैं कि एवरी डेवलपर फाइंड्स हिज ओन वर्क फ्लो एंड हिज ओन पाथ। So once you start thinking about as a developer, फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी, अपना वर्क फ्लो, अपना प्लान हर प्रोजेक्ट के लिए अपना खुद से क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो लुक फॉर योर ओन प्लान कि यार आप किस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो। सो वंस यू कंप्लीट दिस, नाउ बेसिकली मींस कि आपके पास 4 फाइल्स आ गई। आगे चल के एज आई सेड, इसी तरह मैं प्रोजेक्ट 2 बनाऊंगा, प्रोजेक्ट 3 बनाऊंगा, HTML का प्रोजेक्ट 4, तमाम के तमाम मेरे HTML वीक 1 के अंदर आ जाएंगे। सबके अंदर मेरी ये स्ट्रेटेजी होगी, हर प्रोजेक्ट के अंदर उसकी तमाम फाइल्स आएंगी। फिर दूसरा प्रोजेक्ट खोला, इस प्रोजेक्ट के अंदर भी index.html करके फाइल आएगी। तीसरा प्रोजेक्ट, इसके अंदर भी इंडेक्स करके एक फाइल होगी। हर प्रोजेक्ट की एक होम पेज फाइल होगी। सारी फाइल्स उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम उसके फोल्डर के अंदर रखेंगे। ये फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी ऑल्सो लुक फॉर व्हेन वी हायर द पीपल एंड व्हेन वी चेक देयर कोड। जब आप कहीं पे इंटरव्यू पे जाओगे, इंटर्नशिप पे जाओगे, सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे, तो वहां पे आपके फाइलिंग, स्ट्रक्चरिंग, फाइल नेमिंग, फाइल कन्वेंशंस, इसके ऊपर बहुत ध्यान होता है, क्योंकि कोडिंग तो तकरीबन हर कोई कर ही लेता है। पर एक प्रोफेशनल डेवलपर में, एक प्रो डेवलपर में और एक नए बिगिनर लेवल में जो फर्क ढूंढा जाता है ना कि यार इसमें वो जरासीम है अच्छे बनने वाले या नहीं है, वो चीजें आती हैं ये छोटी छोटी सी। नोट करो, मैंने तमाम फाइल नेम स्मॉल लेटर्स में दिए। ठीक है, ये एक और गेम होती है। अक्सर लोग ना नेमिंग करते जरा कंफ्यूज रहते हैं। कभी पी कैपिटल कर दिया पहला लेटर, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, तो नॉर्मल केस में पी कैपिटल कर दिया, बाकी नेम छोटा, कहीं पे फर्स्ट वर्ड छोटा, बीच का बड़ा हो गया, कहीं पे पूरी फाइल नेम कैपिटल में आ गई, तो ये रैंडम बन गया। इससे शो करता है कि बंदे को ना कोडिंग तो आ रही है, पर ये अभी भी उस डेवलपर लेवल पे नहीं गया, वो उस जहन इसका नहीं बना। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू वर्क इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, यू विल नॉट वर्क अलोन, यू विल बी वर्किंग इन अ टीम। उमूमन इस एक प्रोजेक्ट पे फॉर एग्जांपल 3 से 4 बंदे काम कर रहे होंगे, 5 बंदे काम कर रहे होंगे। बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में 25-25 लोग काम करते हैं। हर किसी को अलग अलग कोडिंग का हिस्सा दे दिया जाता है कि तुमने ये 2 पेजेस तुम्हारा काम है डिजाइन करना, बैक एंड का काम तुम्हारा, इसका काम क्या। तो हमें एक स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही फोल्डर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसमें एक कन्वेंशन, पहला, ऑलवेज यूज अ स्मॉल लेटर इन योर फाइल नेम्स। ठीक है, ऑलवेज यूज अ स्मॉल लेटर्स इन योर फाइल नेम, एक अच्छी आदत बन जाती है। मेक श्योर एवरी पेज इज .html, सारी फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर हो। फिर इसमें भी हम सब डिवाइड करते हैं, इमेजेस अलग करते हैं, CSS का अलग फोल्डर बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट का अलग। मोर अबाउट दैट लेटर ऑन। ओके, सो वंस यू क्रिएट दिस, कमिंग बैक टू फाइल, अब फाइल हमने index.html पहले ओपन की। इंडेक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने जो बेसिक कोड कल पढ़ा था वो हम लिखेंगे। एवरी HTML पेज इन द वर्ल्ड, जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, विल स्टार्ट विद दिस बेसिक कोड। ठीक है, दिस बेसिक कोड बेसिकली इंडिकेट्स दैट नाउ वी हैव ए डॉक्यूमेंट टाइप HTML। अगेन मेटाडेटा है, HTML5 की एक गाइडलाइन है, रूल नहीं है, ये नहीं लिखोगे पेज तब भी चलेगा। HTML का टैग नहीं दोगे पेज तब भी चलेगा, हेड का टैग नहीं दोगे तब भी पेज चलेगा, बॉडी का टैग नहीं दोगे तब भी पेज चलेगा। ये लाइनें लिखे बगैर पूरा पेज जो अभी हम करने जाएंगे फिर भी करोगे तब भी पेज चलेगा। क्यों? क्योंकि कोई रूल नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई एरर नहीं है। एज लॉन्ग एज टैग दिया हुआ, एज लॉन्ग एज HTML का वैलिड टैग होगा, पेज आपका परफेक्ट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन HTML5 का कन्वेंशन है, अगेन वही एक अच्छे डेवलपर की निशानी है कि वो बेसिक छोटी छोटी चीजों को ना प्रॉपर्ली एड्रेस करे। तो जब मैं कोड पढ़ूंगा, मैंने फाइल नेम देखा, फोल्डर स्ट्रक्चर देखा, ठीक है बच्चे को थोड़ा पता है क्या करना है। फिर मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, सबसे पहले उसने डॉक टाइप दिया, HTML5 का रूल है, ये आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बताना लाजमी है। अगेन वाई, millions of devices, different browsers, different operating systems, different device structure, different operating systems. To ensure your website, your web page is loaded across everything equally, normally metadata बहुत important role play कर रहा है।
ठीक है, ताकि मुख्तलिफ ब्राउजर्स को पता चले कि अच्छा मैं HTML फाइल लोड कर रहा हूं। ठीक है, सही है। तो ये हमने बेसिक कोड, अब हर पेज के अंदर HTML आ जाएगा, टैग स्टार्ट टैग क्लोज। हेड के ऊपर हमने कल बात की थी, मेटा डेटा जितना भी आएगा हेड टैग के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर हमारा बॉडी का टैग जाएगा। ठीक है, सो वी ओपन द हेड टैग। अब उसमें नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एडिशनल मेटा डेटा प्रोवाइड किया। नाउ व्हाट इज दिस एडिशनल मेटा डेटा? दिस एडिशनल मेटा डेटा स्पेसिफाइज दैट मेरे पास UTF कैरेक्टर 8 है। अगेन ये लाजमी नहीं है, गुड डेवलपर की निशानी है कि ये कॉपी करके पेस्ट करे। ये रट्टा भी नहीं मारना, याद भी नहीं करना, बस कहीं पे एक फाइल बना के, ये एक बेसिक कोड मैंने रखा हुआ है। अब जितनी फाइल्स होंगी ना, मैंने इसमें कॉपी पेस्ट मारना, याद भी नहीं रखना, ना ही मैंने एग्जाम में पूछना है कि मेटा एफ कौन सा था, क्योंकि ये कोई याद नहीं रखता, मुझे भी याद नहीं रहता, मैंने भी कॉपी करके यहाँ पे दोबारा लिखा। हालांकि हर फाइल में लिखा जाता पर याद कोई नहीं करता, क्योंकि हजरत कॉपी पेस्ट जो है ना, उसने निकम्मा भी कर दिया हमने थोड़ा बहुत। तो बेसिकली आइडिया ये कि अगेन ये मेटा डेटा आ गया, लैंग्वेज दे दी मैंने, UTF 8 बता दिया। ये एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी कर हर पेज में होना चाहिए। नहीं दोगे अगेन कोई इशू नहीं, कोई लोड नहीं, बट देने की आदत डाल दो। देन मेटा व्यू पोर्ट विड्थ कंटेंट हाइड, ये भी एक फनकारी लाइन लिखी जाती है। दिस लाइन बेसिकली प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन रिस्पॉन्सिव वेब लेआउट, बिकॉज अगेन आपकी वेबसाइट, रिमेंबर मेरी स्क्रीन की साइज डिफरेंट, लैपटॉप की स्क्रीन की साइज डिफरेंट, टैबलेट की डिफरेंट, मोबाइल की डिफरेंट, फिर मोबाइल्स में भी बहुत स्क्रीन साइज आ गई हैं, दैट वेरीज अ लॉट। ठीक है, तो इंश्योरिंग कि आपकी स्क्रीन, आपकी वेबसाइट हर स्क्रीन पे प्रॉपरली एक्यूरेटली नजर आए, ये मेटा टैग एक्चुअली आजकल उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये मेटा है, व्यू पोर्ट है, कंटेंट की जो विड्थ है वो डिवाइस की विड्थ के हिसाब से सेट करो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो कंटेंट की विड्थ है, वो जितनी भी जो मेरी डिवाइस है उसकी जो है आपको विड्थ मिल रही है ना डिफॉल्ट में ब्राउजर को, उसकी विड्थ मेरे वेब पेज की ऑटोमेटिकली उतनी सेट कर दो, और उसकी इनिशियल स्केल 1 कर दो। 1 मींस 100%, तो पूरी 100% विड्थ के हिसाब से आप ऑक्यूपाई करो इसको। फिर आगे चल के हम जब CSS और बूटस्ट्रैप में जाएंगे, तो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर को हम प्रॉपर्ली जब इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये चीज वहां पे फिर ज्यादा यूज में आती है। ये बेसिक कोड है, हमने डाल दिया। टाइटल का हमने ऑलरेडी बताया हुआ था, जो टैब आता है इस वक्त, टैब के ऊपर index.html या अनटाइटल लिखा हुआ है, ब्राउजर के ऊपर भी ऐसा टैब ओपन होता है, उस टैब का जो नाम होता है वो एक्चुअली इस टाइटल टैग से जाता है। तो जो ब्राउजर पे आप टैब ओपन करते हो, टैब पे ऊपर नाम लिखे हुए होते हैं, वो एक्चुअली इस टाइटल टैग से हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो अब जहां भी मुझे पेज का टाइटल देना है वो आ जाएगा। हेड के अंदर अब हमारे पास मेटा डेटा आ गया। दिस इज आवर मेटा डेटा जो हमने प्रोवाइड करना है और हमने इंफॉर्मेशन देनी है। 90% ये डेटा डिफॉल्ट में आएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर। अब आ गए बॉडी के अंदर। अब रिमेंबर कल मैंने बात की थी सेक्शंस की, आई एम यूजिंग सेक्शंस हियर। सेक्शंस का मतलब ये हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन, नेविगेशन सेक्शन। नाउ दीज सेक्शंस बेसिकली बिहेव इन फॉर्म ऑफ कंटेनर्स। तो ये जो हेडर टैग है, ये एक कंटेनर के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, कंटेनर का मतलब इसका और कोई काम नहीं है, एक बस खाली डब्बा है जिसके अंदर हम चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बस। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका पेज का स्ट्रक्चर अच्छा होता है। अगेन आजकल बहुत डेवलपर्स हो गए हैं, एक प्रो में और एक नॉर्मल डेवलपर का फर्क हम यहां से पता करते हैं कि उसने सेक्शन यूज किया है प्रॉपरली कि नहीं किया, उसने कमेंट दिया है कि नहीं किया। नाउ दिस इज अगेन अ कमेंट। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर नॉर्मल लैंग्वेज में कमेंट्स दिए जाते हैं। HTML के अंदर कमेंट देने के लिए हम अगेन एंगल ब्रैकेट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, माइनस माइनस, जो भी अंग्रेजी लिखनी है लिख दी, एंडिंग के लिए माइनस माइनस, एक्सक्लेमेशन एंगल ब्रैकेट्स। ये हमारे पास एक कमेंट का टैग आ गया। एवरीथिंग वी राइट इनसाइड द कमेंट इज कंप्लीटली इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर। कमेंट देना, थोड़ी सी एक आदत डाल दो सेक्शंस के ऊपर। अगेन व्हाई? बिकॉज जब हम अगला पेज बनाएंगे ना, तो मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो कमेंट होगा ना, तो मुझे पता होता है कहां से कॉपी करना है, कहां पेस्ट करना है। दूसरा, मुझे पता है कि हो सकता है मेरी टीम में 4-5 लोग काम कर रहे हो, मैंने पेज को सिर्फ स्ट्रक्चर किया, डिजाइनिंग अलग बंदा करेगा, उसके लिए भी पता होगा कि अच्छा यार ये हेडर सेक्शन है। उमूमन वेब पेजेस के अंदर पे बहुत कोड आ जाता है, तो कौन सा सेक्शन किस चीज के लिए है, कमेंट देना एक अच्छी हैबिट है। अगेन एज अ प्रो डेवलपर, आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे, आपके कोड के अंदर कमेंट्स होंगे, दे वुड अप्रिशिएट इट अ लॉट। ठीक, हेडर बना दिया। हेडर एक सिंपल डब्बा है। इसके अलावा पुरानी टेक्निक में हम डिव यूज करते थे बाय द वे। डिव के ऊपर अभी हम आते हैं। डिव अमेजिंग चीज है, HTML की सबसे बेहतरीन जो टैग है वो डिव है। पूरी CSS हम एक्चुअली डिव के ऊपर कंट्रोल करते हैं, लेकिन HTML5 आने के बाद जो है ना, इन्होंने ये सेक्शंस बना दिए यार, डिव 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 डिव। अब हेडर के लिए भी डिव, नेव के लिए भी डिव, सेक्शंस के लिए भी डिव, कार्ड के लिए भी डिव, फुटर के लिए भी डिव, साइड मेन्यू के लिए भी डिव। बेसिकली पूरी गेम डिव पे चलती थी पहले, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता था कोड को समझना। तो इसीलिए अभी हजरत अंग्रेज ने कहा यार एक काम करो, नए डब्बे बनाओ, अभी नए डब्बों में नाम डालो। ठीक है, तो ये खाली एक डब्बा बनाया हेडर करके,
बेसिकली है ये भी div एक क्लास इंटरनल, क्योंकि div भी एक एम्प्टी कंटेनर ही है, पर अब इससे थोड़ा सा पता चलता है कि अच्छा यार मैं हेडर पे काम कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आ गया हम h1 हेडिंग दे दी। अब रिमेंबर जो मेरा आउटपुट मैंने दिया हुआ था उसमें सबसे पहले मेरे वेबसाइट का नाम था, तो मैंने h1 दे दिया। h1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग, तो मेरे पास हेडिंग आ गई। फिर पैराग्राफ, कुछ टेक्स्ट लिखना था, मैंने पैराग्राफ p टैग यूज किया। जहां कहीं भी मुझे हेडिंग देनी है, अल्फाज बोल्ड और बड़े होने चाहिए, मुझे वहां पे हेडिंग का टैग आ जाएगा। जहां कहीं मुझे सिंपल टेक्स्ट लिखना है, मुझे पैराग्राफ आ जाएगा। अब इन दोनों टैग को हम एक और कहते हैं कि दे आर नोन एज ब्लॉक टैग्स। ब्लॉक टैग का मतलब ये हुआ कि जब भी आप हेडिंग यूज करोगे ना, ऑटोमेटिकली हर हेडिंग न्यू लाइन पे आएगी, ऑटोमेटिकली हर टैग न्यू लाइन पे आ जाएगा। ठीक, इसीलिए जब आप हेडिंग दोगे तो ये लाइन 1 पर आएगा। पैराग्राफ लिखोगे तो ऑटोमेटिकली हर पैराग्राफ, इंग्लिश में हमें पता है कि न्यू लाइन से स्टार्ट होना चाहिए, ऑटोमेटिकली ये न्यू लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हमने कह दिया भैया ओके डोकी कहानी हो गई। ये हमारे पास बॉडी का पहला हमने सेक्शन ऐड कर दिया, हेडर का। उसके बाद आ जाते हैं नेविगेशन के ऊपर। नाउ नेविगेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि नेविगेशन में हमने कहा कि यार मुझे मेन्यू सिस्टम बनाना था, तो मेरे जो आउटपुट जो मैंने फिलहाल दिया था उसमें मैंने लिस्ट बना के 4 लिंक्स रखे थे। तो लिस्ट बनाने के लिए अब हम कौन सा टैग यूज करेंगे? अगेन अब लिस्ट बनानी है तो एक टैग होगा। मैं कह दिया ठीक है, तो लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास यूएल का टैग आ गया। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई तो यूएल का टैग स्टार्ट किया, यूएल का टैग हमने एंड किया। दिस विल इंश्योर कि आपका टैग स्टार्ट होके एंड हो और आपकी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। फिर ये लिस्ट भी अगेन एज अ कंटेनर बिहेव करता है, बट सिर्फ लिस्ट के लिए यूएल टैग जो है, इसकी जगह पे आप ओएल लिखोगे तो ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी, जहां पे 1 2 3 4 5 नंबरिंग आ जाएगी। तो हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई जहां पे मुझे बुलेट पॉइंट्स चाहिए। अब उसके अंदर आइटम ऐड करने हैं, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, उसके लिए भी टैग है। रिमेंबर एचटीएमएल में हर चीज टैग के थ्रू होती है। तो हमने कह दिया लिस्ट आइटम। ठीक, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, लिस्ट बन गई, लेकिन उसके अंदर अब चीजें डालनी है। कौन सी चीज डालनी है? क्योंकि डब्बा है, डब्बे के अंदर कंटेनर्स बनेंगे, इसके अंदर क्योंकि लिस्ट के हिसाब से चीज डली जाएगी, तो लिस्ट आइटम बनाया। तो लिस्ट आइटम का टैग स्टार्ट किया, लिस्ट आइटम का टैग हमने यहाँ पे क्लोज किया। दिस विल इंश्योर कि आइटम यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये आइटम एक बना। इसी तरह से लिस्ट आइटम दूसरा बनाया, लिस्ट आइटम दूसरी क्लोज की। इसी तरह लिस्ट आइटम तीसरी बनाई, लिस्ट आइटम क्लोज की। तो ये 4 आइटम्स 5 हमने बना दी। फिर हमने कहा अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना है? एक्चुअली लिंक बनाना है, तो मैंने एंकर टैग डाल दिया। ए टैग स्टैंड्स फॉर एंकर टैग। इट क्रिएट्स अ लिंक, मींस के जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये दूसरे पेज पे जाएगा। इसका सिंटैक्स ये कि हम ए टैग देते हैं, ए टैग को आपने यहां पे क्लोज किया, टेक्स्ट दिया, मींस जो ये टेक्स्ट नजर आएगा और ये ऑटोमेटिकली हाइपर लिंक बन जाएगा। जब मैं इस लिंक पे टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो अब जब मैं क्लिक करूं तो मुझे कहां लेके जाए, उसके लिए हम एच रेफरेंस का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं कि जब मैं होम पे क्लिक करूं तो कौन सा पेज लोड हो। ठीक है, तो मुझे इसका पाथ बताना पड़ेगा। तो वो पाथ बताने के लिए इस एंकर टैग के अंदर, अब ये एक कॉमन मिस्टेक करते हैं अक्सर हम लोग, टैग के बाहर लिख लेते हैं। एंगल ब्रैकेट स्टार्ट हुए, एंकर टैग दिया, स्पेस एच रेफरेंस, एच रेफरेंस में पाथ बताया, पाथ बताने के बाद एंगल ब्रैकेट से क्लोज किया। ये एक स्टार्टिंग टैग यहां पे कंप्लीट हुआ, फिर उसका कंटेंट आ गया, फिर उसका एंडिंग टैग आ गया। ठीक है, सो दिस बेसिकली मींस कि मेरा होम पेज होगा वो index.html पे। अब ये फाइल मैं ऑलरेडी बना के बैठा हूं तो मेरे पास वो फाइल ऑटोमेटिकली आ गई। इसी तरह से जितने लिंक होंगे, अब ये मैंने एक पहला लिंक बना दिया, इस पूरे हजरत को सेलेक्ट किया, कॉपी करके यहां पेस्ट किया। अब की बार मैंने इसका नाम दे दिया अबाउट मी और मैंने फाइल नेम चेंज कर दिया अबाउट मी, बाकी पूरा कोड सेम रहा। ठीक, अब देखो क्योंकि मैंने फाइल बनाई हुई है तो मैंने वही नाम यहां पे दे दिया, तो मुझे आसानी हो जाती है। ठीक, इसी तरह से फिर इस पूरे को पेस्ट किया दूसरा तीसरा लिंक बनाने के लिए, फिर एच रेफरेंस में अब की बार projects.html नापात दे दिया और हमने कह दिया भाईजान ये प्रोजेक्ट्स का लिंक बनेगा। फिर कॉपी पेस्ट किया, कॉन्टैक्ट नाम दे दिया और फिर नाम फाइल का contacts.html। क्योंकि ये चारों फाइल्स में ऑलरेडी बना के बैठा था तो मुझे नाम पहले से पता दे, और मैंने नाम के हेडिंग्स ऑलरेडी मुझे अपने लैब मैनुअल में बनाई हुई थी कि यार ये 4 लिंक्स बनाने हैं। अब इसी तरह से मुझे एजुकेशन का लिंक बनाना है अगर, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, नीचे पेस्ट करूंगा, नाम की जगह पे एजुकेशन और एक पेज और बना देंगे education.html का। ठीक है, एक्सपीरियंस का एक पेज बनाना है तो अगेन फिर एक और लिंक बना देंगे, सेम तरीका। अब जहां भी मुझे लिंक बनाना है बेसिकली एंकर टैग है, पाथ देना है और क्या टेक्स्ट नजर आना चाहिए, जो भी टेक्स्ट इसके दरमियान में होगा वो ऑटोमेटिकली लिंक बन जाएगा। दूसरा, यहां पे मैं इमेज भी डाल सकता हूं,
कॉन्टैक्ट की जगह पे मैं इमेज भी डाल सकता हूं ताकि जब मैं इमेज पे क्लिक करूं तो वो भी लिंक में तब्दील हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास लिंक बन गया। यहां तक हमने कहा यार अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब आउटपुट देखने के लिए हम चले जाएंगे यहां पे नीचे VS कोड के अंदर मेरे पास एक गो लाइव का बटन आ रहा है। ये गो लाइव का बटन अगर आपके पास आ रहा है तो एक्सेलेंट, अगर नहीं आ रहा व्हाट वी डू इज कि यहां पे एक एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। इफ यू गो ऑन टू दिस आइकॉन हियर, ठीक है, इस साइड पे हम चले जाएंगे, यहां पे एक एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करनी होगी जिसको कहते हैं लाइव सर्वर। ठीक है, VS कोड का पावर आता ही हमारे पास लाइव एक्सटेंशन से, उसमें बहुत सारी हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लाइव सर्वर से एक एक्सटेंशन में जाके लाइव सर्वर सर्च करेगा, वो आपके पास आ जाएगा, लाइव सर्वर से आप इंस्टॉल कर देंगे, सिंपल। तो ये गो लाइव का बटन नीचे करके हमारे पास आ जाएगा। गो लाइव का एडवांटेज ये होता है कि जब आप इसको लाइव करोगे आपके पास उसका लाइव व्यू ओपन हो जाएगा। मींस अब की बार फिर मैंने स्क्रीन को सेट किया, अब मैं जो चेंजेस यहां पे करता जाऊंगा वो ऑटोमेटिकली मुझे यहां पे रिफ्लेक्ट होती जाएंगी। तो नाउ इफ आई सी द आउटपुट, मैंने सबसे पहले इसमें हेडर बनाया था, तो ये हेडर मेरे पास यहां पे आ गया। ठीक है, हेडर के बाद मैंने इसमें H1 दिया था, तो H1 से मेरे पास हेडिंग आ गई। हमने पैराग्राफ बनाया था, पैराग्राफ से हमारे पास पैराग्राफ आ गया। फिर हमने नेविगेशन का कंटेनर क्रिएट किया नेव करके। ठीक है, इसी तरीके से उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, अनऑर्डर्ड लिस्ट की वजह से ये बुलेट पॉइंट्स हमारे पास आ गए। फिर इसके अंदर हमने लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग डाला और उसके अंदर होम लिखा, तो ये होम का हमारे पास एक लिंक बना। फिर जितने आप ये लिंक्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते जाओगे वो यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले होता जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाया तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स आए। ये पहला बेसिक हमारे पास इस पेज का स्ट्रक्चर आ गया। हमने कह दिया जबरदस्त। अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में मुझे मेन कंटेंट के अंदर सेक्शन मैंने एक और ऐड कर दिया। अब ये मेरा पहला हेडर का सेक्शन बना, फिर नेविगेशन NAV सेक्शन बना। ठीक है, नेव के बाद अब मेन जो बॉडी का एरिया है उसको हम सेक्शन के नाम से जानते हैं। जहां पे लिंक्स आ रहे हैं नेविगेशन वहां पे टैग आ गया, हेडर के अंदर हेडर आ गया था। अब ये सेक्शन मेन जो आएगा इसका मतलब ये कि मैं मेन बॉडी को, मेन कंटेंट को डिफाइन कर रहा हूं। अगेन कमेंट करके मैंने मेन सेक्शन लिखा। इसके अंदर मेरे पास जो आउटपुट में दिया हुआ था कि मैंने अबाउट मी लिखना था, हमने कह दिया ठीक है, अबाउट मी भी एक हेडिंग है तो मैंने इसीलिए H2 की हेडिंग दे दी। अब की बार H2 दी, इसके लिए H1 दिया था। H1 लार्ज के लिए होता है, H2 थोड़ा उससे छोटा होता है। तो ये लाइक सब हेडिंग के तौर पे मेरे पास अबाउट मी आ गया। अब क्योंकि मुझे सब हेडिंग चाहिए, अगेन टैग होगा, तो छोटा टैग के लिए मैंने H2 वाला यूज कर दिया। H2 लिख के सेव करेंगे, हमारे पास अबाउट मी आ गया। फिर मुझे एक और पैराग्राफ लिखना था हजरत अंग्रेज का, तो मैंने यहाँ पे P टैग बनाया, पैराग्राफ टैग क्लोज किया और उसके अंदर ये इंग्लिश लिख दी। यहाँ पे जो नेम है जॉन डो वो बोल्ड में होना चाहिए। ठीक है, अब बोल्ड के लिए मैंने कैसे करना है, तो मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर ही स्ट्रॉन्ग वाला टैग यूज किया। अब ये इस सेंस में है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, इमेजिन इफ दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज, तो एग्जैक्टली एक्चुअली यही स्टेप्स आप करोगे। फर्क इतना है कि आप कोड नहीं इंटरएक्टिवली कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कोड नहीं करते, बटन दबाते हैं, चीज खुद ब खुद हो जाती है। अगर मुझे ये हेडिंग बनानी है तो मैं टेक्स्ट लिखूंगा, सेलेक्ट करूंगा, फॉन्ट इसका मैंने 18 कर दिया, बोल्ड कर दिया। ठीक, ये हेडिंग के मुतरादिफ है, H1 में दोनों चीजें आ जाती हैं, बोल्ड और 18 फॉन्ट हो जाता है। फिर मैंने पैराग्राफ लिखा, यहाँ पे एंटर प्रेस किया, न्यू लाइन लिखी, न्यू लाइन आ गई। फिर एंटर प्रेस किया, होम, अबाउट मी, प्रोजेक्ट्स, विंडो, 4 लाइनें लिख के सेलेक्ट करके मैं बुलेट्स पे क्लिक करूंगा तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बना देगा मेरी। मैं यहाँ पे कोड के थ्रू कर रहा हूं, वहां पे मैं बटन पे क्लिक करूंगा। फिर मैंने एक और अबाउट मी टेक्स्ट लिखा, सेलेक्ट किया, उसको बोल्ड किया, अब की बार 16 फॉन्ट कर दिया। पहला 18 था, 16 फॉन्ट कर दिया, सिंपल चीज। फिर अगेन एंटर प्रेस करके नया पैराग्राफ लिखा, पूरा पैराग्राफ आ गया। अब मुझे सिर्फ जॉन डो को ब्लैक करना है, तो मैं जॉन डो को वर्ड के अंदर सेलेक्ट करूंगा और बी पे प्रेस करूंगा तो बोल्ड हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे पहले सेलेक्टेड एरिया को, फिर बी पे प्रेस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब वो सिलेक्शन मैटर करती है। कोडिंग में हम क्या करेंगे, हमने टैग स्टार्ट किया, जिस टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना था उसके दरमियान में रखा और टैग को बंद किया। ये चीज मुतरादिफ हुई वो माउस से सेलेक्ट करने के। इसका मतलब जिस किसी को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, आप यहां पे वो कर सकते हो। अगर इसी को मुझे इटैलिक भी करना हुआ तो मैं यहाँ पे यूएल का टैग भी लगाऊंगा और यूएल का टैग इसके बाद एंड करूंगा, तो जॉन डो अब इटैलिक भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका बन गया। चलें, ठीक है बच्चा, सो ये हमारे पास बेसिक का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसी तरीके से अब एज यू कैन सी कि आपको सिर्फ कोड टैग टू टैग हर चीज सोचनी है। फिर मैं आगे आगे आप मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी थी, हमने कह दिया ठीक है। अब जो पहले का कोड लिखा था उसके बाद मैंने पिक्चर इंसर्ट की। अब
अगेन अब ये आपके ऊपर है। अगर मुझे पिक्चर इस अबाउट मी से पहले चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये पिक्चर वाला कोड पहले लिखूंगा, ठीक है। अगर ये पिक्चर मुझे हेडर के ऊपर चाहिए एज ए लोगो के तौर पे, तो मैं ये पिक्चर वाला कोड हेडर के साथ लिखूंगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे डिजाइनिंग कर रहे हो, मैं वही कह रहा था, ये आपके ऊपर है। एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड कि यार जो चीज आपको चाहिए ना उसका टैग है, जहां पे जिस सीक्वेंस में आप टैग रखोगे उसी सीक्वेंस में आउटपुट आएगा। ये इंटरप्रेटर बेस्ड है, लाइन बाय लाइन कोड पढ़ रहा है। जो चीज आप पहले रखोगे वो पहले आएगी, जो चीज बाद में रखोगे वो बाद में आएगी। आपको इमेज पहले चाहिए तो आपको इमेज का टैग पहले देना होगा। इमेज आपको हेडर में चाहिए तो आपने इमेज को हेडर के साथ लिखोगे। हेडिंग के बाद चाहिए, हेडिंग के पहले चाहिए, आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस मेरे पास पिक्चर की हेडिंग आ गई, अगेन एक और सब हेडिंग मुझे चाहिए थी, मैंने H2 हजरत लिख दिया, सब हेडिंग आ गई। अगर मुझे ये पिक्चर जो है वो इस H2 से पहले चाहिए तो मैं ये इमेज वाला टैग यहां से कट करके H2 से पहले लिखूंगा इधर कहीं, ताकि पिक्चर पहले आए हेडिंग बाद में आए, मेरी मर्जी, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे डिजाइन कर रहे हो, कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो। यही चीज सिर्फ हमें जहन में रखनी है कि यार अब डिजाइनिंग जो है ना, अब वो थोड़ा आर्टिस्टिक काम हमारा है। बाकी टैग है, हर चीज का टैग है। इमेज डालनी थी तो इमेज भाईजान का टैग है IMG, ठीक। इमेज कौन सी हो उसके लिए हमने SRC की एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, ठीक है। इमेज इंसर्ट करने के लिए इमेज का टैग है, लेकिन इमेज कौन सी डालनी है उसके लिए एक एट्रीब्यूट ऐड होता है SRC का। तो एक मैंने नेट से तस्वीर डाउनलोड की थी portfolio.jpg, ये तस्वीर मैंने अपने उसी फोल्डर के अंदर सेव की, ठीक है। उसी फोल्डर के अंदर सेव करने के बाद मैंने उसका फाइल नेम दे दिया, सिंपल। फिर इसको हमने अल्टरनेट एक टेक्स्ट दे दिया। अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक, बट अगेन फिर वही, एज अ गुड प्रोग्रामर मैं पहले से प्रैक्टिस में डाल रहा हूं। गुड प्रोग्रामर की हैबिट होती है कि वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट जरूर डालते हैं। अल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब है कि अगर इमेज खुदा ना खास्ता लोड नहीं हो रही उसकी जगह पे टेक्स्ट आ जाएगा। दूसरा, गूगल सर्च इंजन को आपकी तस्वीर ढूंढने में आसानी होगी। हम जब images.google पे जाके कोई तस्वीर लिखते हैं ना तो बहुत सारी तस्वीरें आ जाती हैं, वो उसको तस्वीर का नहीं पता कि कौन सी है, उस तस्वीर के पीछे मेटा डेटा कौन सा है वो पता होता है। ये एक्चुअली हमने मेटा डेटा बताया कि ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है और इस प्रोफाइल पिक्चर को मैंने यहां से लोड किया हुआ, तो गूगल इसको पढ़ के पता चलेगा कि अच्छा ये प्रोफाइल पिक्चर यूज की, समझ में आई बात। तो ये उस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होती है। फिर इसमें हमने एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दिया विड्थ का, इसमें विड्थ भी है हाइट भी है, ठीक है। मैंने 200 पिक्सल्स की इसकी विड्थ सेट कर दी कि अरे 200 पिक्सल्स की ये तस्वीर सेट हो जाए मेरे पास। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी बड़ी कितनी छोटी तस्वीर यूज करना चाह रहे हैं। कह दिया ठीक है, ये चीज हमारे पास हो गई क्लियर, ओके। उसके बाद अब नीचे का बाकी क्विक बायो चाहिए मुझे, वो भी सेम प्रोसेस हमने ऐड कर दिया। क्विक बायो की हेडिंग दे दी। अब दोबारा मैंने यूएल करके लिस्ट बनाई, यूएल करके लिस्ट बना के हमने उसके अंदर लिस्ट आइटम्स दिए और टेक्स्ट डाल दिया। जिस तरह मैंने लिंक बनाए थे ऊपर, इसी तरीके से हमने नीचे वो लिंक्स बना दी, ठीक है, वो आ गई। अब एक और चीज क्लियर हुई, जहां भी मुझे लिस्ट की तरह से डेटा चाहिए बुलेट पॉइंट्स में, वहां पे मैं यूएल करके यूज करूंगा। इसको मैं ओएल भी कर सकता हूं तो नंबर कर आ जाएगा, मेरी मर्जी। फिर यहां पे मैंने एक और हरकत ये की है कि यार फुल नेम जो है वो बोल्ड होना चाहिए और बाकी जो नेम है वो नॉर्मल टेक्स्ट में हो। तो यू विल नोटिस के लिस्ट आइटम बनाया, उसको हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब यहां पे एक और आई कि यार पहले स्ट्रॉन्ग मैंने पैराग्राफ के अंदर यूज किया था, अब मैं लिस्ट आइटम के अंदर यूज कर रहा हूं। तो वही चीज के कोई रूल नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, आपकी मर्जी है। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है, कहां पे बोल्ड करना है वहां पे बोल्ड का टैग आएगा, खत्म। कोई सीक्वेंस, कोई आगे पीछे की कोई कहानी नहीं है, चाहे वो लिस्ट के अंदर हो, पैराग्राफ के अंदर हो, टेबल के अंदर हो, XYZ हो, आपने वो टैग वहां पे यूज करना है। हमने कह दिया जबरदस्त, ये हमारे पास टैग यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से फिर फाइनली मैंने इसमें आखिरी का जो सेक्शन हमने ऐड किया था वो है फुटर का। तो हमने एक हेडर यूज किया सेक्शन, एक नैव यूज किया सेक्शन, फिर एक हमने सेक्शन यूज किया सेक्शन वाला जो मेन बॉडी को डिफाइन कर रहा है, और फाइनली जो फुटर, फुटर का मतलब पेज का आखिरी का एरिया, उसके लिए एक और सेक्शन लगा दिया, उसका नाम हजरत अंग्रेज ने फुटर रखा हुआ है, वो डाला, पैराग्राफ डाला और हमने उसमें टेक्स्ट लिख दिया। अब ये जो उसमें सी का साइन आता है उसका एंड सी एक कोड है जिसके तहत हम ये एंड और सी का साइन यहाँ पे लास्ट में नजर आता है सी वाला। तो ये सी का साइन अगर आपको चाहिए उसके लिए एंड कॉपी करके कोड यूज करते हैं, तो हमारे पास कोड आ गया, ठीक। मींस अब ये अगर हम कोडिंग करने बैठे 10 मिनट से 15 मिनट का बहुत मैक्सिमम है, एक पेज हमारे पास आराम से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये पहला पेज हमारे पास कंप्लीट हुआ, ये पहला पेज कंप्लीट हुआ।
अब आ जाएंगे दूसरे पेज के ऊपर। तो दूसरा पेज मैंने अबाउट पे क्लिक किया, ठीक है। मैं इंडेक्स पे गया, कंट्रोल ए किया और इंडेक्स वाले पेज का पूरा कोड कॉपी कर दिया। अबाउट में गए, पूरे कोड को मैंने पेस्ट कर दिया, क्योंकि सेम ही है। अब आप अगर देखोगे तो 10 प्रोजेक्ट्स में आपको 10 दफा कोडिंग करने की नौबत नहीं आएगी। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट डेवलपर एज वेल। मींस जो चीज ऑलरेडी बनाई हुई है उस हजरत को कॉपी करो, पेस्ट मारो। तो मैंने इंडेक्स को पहली दफा तो बना दिया। फिर अब इंडेक्स में अगर हम आ जाए तो अबाउट वाले पेज में चले गए। अबाउट के अंदर भी शुरू का पूरा सेक्शन वही है, वही हेडिंग, वही मेटा डेटा, वही मैंने वो कॉपी किया, पेस्ट किया, हेडर बन गया। फिर मैंने हेडर में गया तो पता चला नेविगेशन ये सारा भी सेम ही बनना है, तो मैंने उसको कॉपी किया और पेस्ट किया, ये भी पूरा सेक्शन सेम आ गया। अब नोट करो कि इसीलिए मैंने पहले पांचों फाइल्स बना दी थी। मैंने पहले पांचों एम्प्टी फाइल्स बनाई, पहली दफा सबके नाम सही कर दिए, ताकि अब मैं हर पेज में सारा कोड कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा, मुझे कुछ चेंज करने की नौबत नहीं आएगी। तो पहली दफा ही मैंने सारा छक्का मार दिया कि भाई एक ही दफा सेट कर दो, अब बस कॉपी पेस्ट, पांचों फाइल में सारा कोड कॉपी पेस्ट होगा। नीचे का जो सेक्शन होगा बेसिकली अब वो मेरा चेंज होगा, क्योंकि अब अबाउट मी में मैंने अगेन चेंज करना है। बट इफ यू लुक एट द आउटपुट, अब अगर आप कोड पे नहीं भी जाओ, आप सिर्फ आउटपुट देखो, तो मेरे पास हेडिंग आ गई तो H1 का H2 का टैग आ गया, मेरे पास पैराग्राफ आ जाएगा तो P टैग आ जाएगा, फिर मेरे पास हेडिंग आ गई तो एक और H2 का टैग आ गया, फिर मेरे पास पैराग्राफ आ गया तो एक और पैराग्राफ आ गया, फिर उस पैराग्राफ के अंदर शुरू का लफ्ज बोल्ड है तो मैं बोल्ड टैग यूज करूं या स्ट्रॉन्ग टैग यूज करूं। नाउ बाय लुकिंग एट द आउटपुट यू कैन वेरी इजीली सी कह रहा है पीछे कौन सा टैग यूज किया हुआ है, ठीक है, पीछे कौन सा टैग यूज किया हुआ है, सिंपल एज दैट। यस बॉस। क्योंकि मेरा होम पेज है, हाँ इंडेक्स पे जाएंगे, क्योंकि अब मैं अबाउट में आ गया ना। अब मैं जब अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट पेज हो गया, अब मुझे वापस पीछे जाना है तो हम होम पे क्लिक करेंगे तो मेन होम पेज पे चला जाएगा, समझे। तो इसीलिए जरा से अब मेरे चारों लिंक्स भी काम कर रहे होंगे। मैं अभी अबाउट पे क्लिक किया तो मैं अबाउट मी पे आ गया। मैं जब प्रोजेक्ट्स पे क्लिकूंगा तो प्रोजेक्ट्स वाला पेज लोड हो जाएगा, क्योंकि हमने लिंक्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। जब मैं वापस होम पेज पे जाना है तो मैं होम पे क्लिक करूंगा तो वो index.html। तो मेरे लिए होम है, सर्वर के लिए index.html है। तो हजरत सर्वर जो है उसके लिए ये कह रहा है कि यार इंडेक्स डॉट होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट इसीलिए वही लिखा हुआ है। बस पहला कोड कॉपी हो गया, हमने कह दिया बहुत आली कहानी हो गई। नेक्स्ट पे आ गए, अब मैं प्रोजेक्ट्स वाले पेज पे चला गया। दूसरा इस पेज पे गए, इनिशियली ब्लैंक होगा, प्रोजेक्ट्स पेज उठाया, वही पूरा कोड हमने कॉपी किया, पेस्ट मारा। पहला सेक्शन भी सेम, दूसरा सेक्शन भी सेम। अब तीसरे सेक्शन पे आ जाओ तो तीसरा सेक्शन हमारा चेंज है। अब मुझे पता है सेक्शन टू सेक्शन मुझे कोड कहां पे कॉपी करके पेस्ट करके रखना है। तो इसीलिए ये कंटेनर्स जो डिव और हमने बनाए थे, हेडर नेव, उसका एडवांटेज ये मिलता है कि कोड अब आसानी से समझ में आ रहा है कहां पे क्या चीज हो रही है। अब ये वाले सेक्शन को मैं चेंज करूंगा, इसमें भी हेडिंग चेंज की, इसमें भी मैंने लिस्ट बनाई, एक और हेडिंग दी, लिस्ट बनाई, लिंक बनाया, फुटर वही था हमारे पास, फुटर का कोड वही सारा सेम पेस्ट कर दिया। नाउ यू कैन सी दिस कि अच्छा अब आपके लिंक्स पेस्ट कॉपी पेस्ट होते जा रहे हैं, सिंपल। ठीक इसी तरह से आखिरी का चौथा पेज बनाया, उसके अंदर भी सेम, टॉप का कोड सेम, सेकंड कोड सेम, नीचे का जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है हम सिर्फ वो चेंज करेंगे। समझ आई बात। अब सिंपली नीचे में गए, उसमें कॉन्टैक्ट, हेडर, अब जो आपको टैग चाहिए वो टैग आपने यूज करना है, खत्म। ठीक है, इसी तरीके से इवेंट मैनेजमेंट पे। अब लेट मी जस्ट टेक 5 मोर मिनट्स, ठीक है। तो मैं दूसरा प्रोजेक्ट, ये कोड में स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये मटेरियल विल बी शेयर, तो आपको ये सारा रेफरेंस मिल जाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि ट्राई टू डू एज मोर। यस बॉस। अच्छा सॉरी, इसका एक्चुअली आउटपुट मैंने वही पुराना वाला स्क्रीनशॉट लगा दिया, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज अगर आपको चेक करना है तो यू कैन गो इनसाइड द मैनुअल, और ये रहा कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। तो मैनुअल में आउटपुट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं आप बोलोगे तो कोड सारा इसका वैसे मैंने शेयर कर दिया है, तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट 2 के ऊपर। प्रोजेक्ट 2 की भी सेम राम कहानी होगी। आपको बेसिक दिया हुआ है कि यार एक इवेंट्स हैं, उसमें मुझे डेट और टाइम यूज करना है, आप पैराग्राफ बोल्ड वगैरह यूज कर सकते हो। लोकेशन आएगी, उसके लिए आपने एड्रेस का टैग यूज करना है। इवेंट एजेंडा एक बनेगा उसमें, उसके लिए आपने ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट आप यूज कर सकते हो। आरएसवीपी सेक्शन आएगा, उसके लिए सिंपली फॉर्म का टैग यूज करना है। इसके बाद फीचर्स में नेविगेशन मेन्यू मुझे चाहिए, टेबल और लिस्ट चाहिए, इमेजेस एंड लिंक्स चाहिए, आरएसवीसी फॉर्म चाहिए, ठीक है। हम आ जाएंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर। अब की बार 5 पेजेस हैं इसके अंदर। इंडेक्स पेज आ गया जो आपका होम पेज बनेगा,
एजेंडा का पेज बनेगा, वेन्यू का पेज बनेगा, गैलरी का पेज बनेगा, आरएसवीसी का पेज बनेगा। ठीक, तो ये रिक्वायरमेंट्स मुझे यहाँ पे दे दी। फिर इसका मैंने आउटपुट आके ऑलरेडी मैनुअल में शेयर किया हुआ है, हमने कह दिया ठीक है बिस्मिल्लाह करते हैं। अगेन वीएस कोड के अंदर गए, अब की बार आपके जो प्रोजेक्ट्स का मेन फोल्डर था उसमें मैंने दूसरा प्रोजेक्ट बनाया बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकॉन हियर। उसमें जाके हमने कह दिया कि भाईजान प्रोजेक्ट 2 लिखो, जो भी नाम आप देना चाहो। अब जितना भी डेटा आएगा मैं इसके अंदर रखूंगा। इस प्रोजेक्ट 2 के अंदर मैंने क्या कहा, एजेंडा फाइल, गैलरी फाइल, इंडेक्स फाइल, आरएसवीसीपी, वेन्यू, ये पांचों फाइल्स मैंने पहले बना दी। ठीक है, फाइल्स बनाने के लिए इस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन कंट्रोल एन कंट्रोल एन कंट्रोल एन, 4 फाइल्स बनाई, 5 फाइल्स, कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल एस, सेव करते चले गए। पहली फाइल का नाम मैंने रखा था agenda.html, ठीक है। दूसरी का हमने कहा gallery.html, तीसरी का हमने index.html, rsvp.html और venue.html। तो ये पूरा प्रोजेक्ट 2 का मेरे पास फाइल्स बन गई। अगेन फाइल्स मैंने पहले बनाई है, आप बाद में बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपकी अपनी अप्रोच है। मैंने पहले इसलिए बनाई क्योंकि मुझे फाइल नेम्स पहले पता चल गए, ताकि जब मैं फर्स्ट टाइम नेविगेशन मेन्यू बनाऊंगा, मैंने लिंक्स दे दिए, अब आगे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, तो मुझे काम आसान हो गया। हमने कह दिया ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट में। फिर अगेन वही प्रोजेक्ट ओपन किया, बेसिक कोड एग्जैक्टली ऐसा कॉपी पेस्ट मारा, डॉक टाइप, एचटीएमएल, हेड, बॉडी, ये 3 चीजें हैं। हर एचटीएमएल पेज में एक स्ट्रक्चरल गाइडलाइन है, देना लाजमी है, हमने वो चीज डाल। फिर उसके अंदर हेड के अंदर गए और हमने वापस हेड के अंदर सेम कोड कॉपी पेस्ट मारा। तो जो मैंने प्रोजेक्ट 1 में लिख कर आया था वो कॉपी किया, यहां पे आके हमने पेस्ट किया। ठीक, उसके अंदर भी वही चीज है, मेटा आपका व्यू पोर्ट का, और अब की बात टाइटल में मैंने इवेंट इनविटेशन एनुअल टाइटल हमने चेंज कर दिया। कहते ठीक है, तो ये बेसिक कोड हमारा कॉपी हो गया। फिर अगेन वही गो लाइव पे क्लिक करके मैंने साइड बाय साइड स्क्रीन शेयर कर दी ताकि मुझे आउटपुट नजर आना शुरू हो जाए, और फिर मैंने हेडर टैग। अब बॉडी के अंदर हमने हेडर लिखा, हेडर के अंदर क्या था, वही हेडिंग है, लाइन आ गई, सेम कोड यहां भी कॉपी पेस्ट या दोबारा लिख दो, नो प्रॉब्लम। अगेन सेक्शन है हेडर का, तो हमने हेडर का सेक्शन बना दिया। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये कंटेनर बनाने की नौबत नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंटेनर टेक्निकली यहां पे नजर आ ही नहीं रहा, लेकिन ये बनाने का मकसद ये है कि आपका कोड थोड़ा क्लीन होगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपको अभी मैंने बताया कि हम ये कोड की सेक्शंस को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो आपको जब सेक्शंस बने होंगे ना, सेक्शंस को कॉपी पेस्ट करना आसान है, याद रहता है कि ये सेक्शन करना है, ये सेक्शन करना है, ये सेक्शन करना है। नॉट ओनली इन सिंगल प्रोजेक्ट, मल्टीपल अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल। एक दफा मेन्यू बना दिया, यार मेन्यू बहुत अच्छा बनाया, तो नैव का सेक्शन बना हुआ है, अब नया प्रोजेक्ट बनाया ना, तो बजाय कि मैं दोबारा से बनाऊं, पुराने प्रोजेक्ट खोला, उसका मेन्यू पूरा सेक्शन कॉपी किया या पेस्ट कर दिया, तो वो कोड कॉपी पेस्ट आसान हो जाता है। फिर प्रो डेवलपर की कहानी होती है कि यार सेक्शंस बना के काम किया, बंदे का काम आता है इसका मतलब। तीसरा, फिर जब हम बूटस्ट्रैप में जाएंगे ना, अब मैं पूरे इस नेविगेशन के ऊपर सीएसएस लगाऊंगा, वहां पे फिर ये सेक्शंस होना लाजमी है, क्योंकि बूटस्ट्रैप और जब हम सीएसएस जाते हैं ना, सीएसएस कहता है कंटेनर जरूर बनाओ ताकि मैं उस पूरे कंटेनर के ऊपर काम करूं। ठीक है, तो वो फिर उस लेवल पे हमें वहां पे एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले से ही फर्स्ट डे से इस चीज को माइंड बना के चल रहे हैं कि यार ये चीज मुझे यहाँ पे बनी। हमने कह दिया ठीक है। फिर मुझे लिस्ट बनानी थी, सेम कोड यहाँ पे आ गया, वही वहां से कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड। अब मैंने वही नेविगेशन बनाया, नैव आ गया, कंटेनर, नैव के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, वो कंटेनर, उसके अंदर लिस्ट आइटम, एंकर टैग बनाए। अब की बार 5 थे तो मैंने 5 लिंक्स बना दिए, ये 5 पेजेस बन गए हमारे पास। फिर बाकी का जितना सेक्शन है, अब अगर मैं कोड नहीं भी पढ़ूं, मैं सिर्फ आउटपुट पे जा रहा हूं, ये इवेंट्स H2 टैग आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया 1, ये आ गया पैराग्राफ 2, ये आ गया पैराग्राफ 3। ठीक है, 3 पैराग्राफ्स आ गए, सही है, तो यही चीज हमने यहां पे की हुई है, 3 पैराग्राफ्स बना देंगे हम, वो पैराग्राफ यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। पैराग्राफ का पहला वर्ड बोल्ड होना चाहिए, तो हमने पहला वर्ड को बोल्ड कर दिया। टाइम भी बोल्ड है हमारे पास, तो टाइम को भी हमने यहां पे बोल्ड कर दिया। इसी तरह से लोकेशन भी बोल्ड होनी चाहिए, तो हमने लोकेशन को भी यहां पे बोल्ड कर दिया। दैट वे अब मेरे पास ये पैराग्राफ आ गया, यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट सेक्शन अबाउट इवेंट का, अगेन फिर हमने एक और हेडिंग डाल दी H2 करके। फिर नेक्स्ट सेक्शन अगेन सम पैराग्राफ है, तो अगेन हमने एक और पैराग्राफ लिख दिया। फिर तीसरा सेक्शन स्पीकर्स का आ गया, अगेन एक H2 की हेडिंग डाल दी। फिर नेक्स्ट सेक्शन में लिस्ट आ गई, तो हमने लिस्ट के लिए हमें पता है अनऑर्डर लिस्ट बनेगी, तो यूएल का टैग बनाया, क्लोज किया। यूएल के अंदर लिस्ट आइटम्स आएंगे ताकि लिस्ट आइटम्स आ जाए, ये 3 लिस्ट आइटम्स डाल दिए, ये हमारे पास आउटपुट यहाँ पे आ गया।
फिर रजिस्टर नाउ का बटन आएगा तो रजिस्टर नाउ आ गया। सिमिलर अब आपको टैग और आउटपुट खुद ब खुद जहन में कोरिलेट होते जाएंगे, चीजें बनती जाएंगी। ठीक है, ये पूरा कोड हमने नया कॉपी किया। इसी तरह से फुटर का सेक्शन कॉपी किया, कोड बन गया। फिर ये था इंडेक्स पेज, एजेंडा पेज में गए, वही कोड अब इंडेक्स वाला कॉपी किया, पेस्ट किया, सेम यहां पर आ गया। यहां पे टाइटल को मैंने चेंज कर दिया, इवेंट एजेंडा कर दिया, क्योंकि दूसरा पेज है, टाइटल चेंज कर दिया। फिर हेडर, उसमें गए, हेडर का पूरा कोड कॉपी किया, पेस्ट किया, तो पूरा हेडर का कोड पेस्ट हो गया। वहां से उठाया, इधर आके रखा, चीज बनी। ये हमारे पास हेडर बना, ये उसका सेक्शन लिंक्स बने। उसके बाद अब जो है बाकी का कोड वो हम इसमें आके कॉपी करेंगे। कौन सा बाकी का कोड है? नीचे इवेंट सेक्शन का। अगेन उसके लिए भी फिर हमने क्या गेम खेली कि एक सेक्शन बनाया, सेक्शन क्लोज किया, सेक्शन के अंदर इवेंट H2 हेडिंग दी, तो हमारे पास H2 की हेडिंग आ गई। अब इसमें मुझे बनानी है टेबल। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? टेबल बनाने का हमारे पास कोड आ जाएगा। ये चीज हमने जब यहां पे सेट की, इसको आई थिंक मैंने नेक्स्ट दिया हुआ, ये रहा। ठीक है, अब टेबल बनाने के लिए हमने क्या कोड है? बेसिकली टेबल बनाने की लॉजिक ये कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेबल से। मैंने बॉर्डर दिया हुआ है 1, ताकि मुझे टेबल बॉर्डर नजर आए यहां पे। ये टेबल का कोड स्टार्ट किया, ये टेबल का कोड यहां पे एंड हुआ। अगेन टैग स्टार्ट, टैग एंड, हर चीज का टैग है। टेबल के अंदर दो चीजें आती हैं। आई एम श्योर एवरीबडी हैज क्रिएटेड टेबल्स इन वन फॉर्म और अदर। हर टेबल में एक हमारे पास हेडर रो आती है, और फिर उस रो के साथ उसके कॉलम्स आते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको रो और कॉलम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो पहले हमें हेडर चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक, और ये पहला रो बनी। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड रो बनी, उसके बाद ये हमारे पास थर्ड रो बनी। व्हाट वी डू इज वी क्रिएट अ TR फर्स्ट। ये फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो दूसरा TR है, ये सेकंड रो को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा TR तीसरी रो को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इस TR के अंदर टेबल हेडर, TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडर, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। टेबल के अंदर मैंने पहली रो बनाई ये वाली, पर ये हेडर होनी चाहिए। उसके लिए हमने टैग यूज किया TH टाइम का, TH क्लोज, TH एक्टिविटी का, TH क्लोज, TH स्पीकर का, TH क्लोज। दिस फर्स्ट रो इनसाइड द टेबल डिफाइंस कि मैंने यहां पे पहली रो ये बनाई है। ठीक है, ये मेरे पास TR बनाया, इस TR का यहां पे लूप क्लोज किया। फिर इसके अंदर हमने TH बनाया, TH बनाई, TH बनाई। ये पहला रो कॉलम आ गया। ठीक है, द वे वी यूजुअली कैलकुलेट दिस और अंडरस्टैंड दिस इनसाइड HTML, वी डिफाइन द रो एंड देन कॉलम। तो रो और रो के अंदर कॉलम, रो और रो के अंदर कॉलम। तो ये पहली रो बनी, उसका कॉलम। इसी तरह दूसरी रो बनेगी, उसी तरह तीसरी रो बनेगी, चौथी रो बनेगी, पांचवी रो बनेगी। तो ये 5 रोज हमारे पास यहां पर आ गई। ठीक है, तो पहले हमने रोज बना दी, TR TR TR। फिर हर रो के अंदर हमारे पास कॉलम आ गए, तो रो, उसके अंदर उसके TD कॉलम। अब की बार हमने क्या किया कि क्योंकि ये हेडर था, तो हेडर के लिए TH का टैग यूज होता है। फिर टेबल डेटा मींस अब उसका एक्चुअल डेटा आ जाएगा, उसके लिए TD इस्तेमाल होता है टेबल डेटा के लिए। पहला टेबल हेडर था, नाउ टेबल डेटा आ गया, फिर टेबल डेटा आ गया, फिर टेबल डेटा आ गया। क्योंकि हमने 3 कॉलम्स बनाए हुए थे, यहां भी 3 कॉलम्स बनाए, रो और रो के अंदर हमारे पास कॉलम स्ट्रक्चर। तो रो और रो के अंदर हमारे पास ये कॉलम स्ट्रक्चर बना। ये रहा एक टिपिकल टेबल बनाने का हमारे पास कंप्लीट सिंटेक्स। ठीक है, वंस दैट इज डन, सिंपल। अब फिर इसी तरह से मैं वेन्यू पेज के अंदर गया। वेन्यू पेज के अंदर भी पहला हेडर कॉपी किया, लिंक्स कॉपी किए। अब नीचे का जो सेक्शन है मुझे उस पर काम करना है, तो नया सेक्शन बनाया। उस सेक्शन के अंदर अगेन हेडिंग दी, टेक्स्ट दिया, पैराग्राफ बनाई, इमेज डालनी थी, इमेज डाल दी, सिंपल। अब वही इमेज पैराग्राफ हेडिंग, इमेज पैराग्राफ हेडिंग, वो डाल दिया। फिर मैं गैलरी के अंदर गया, सेम हेडर कॉपी किया, नेविगेशन कॉपी की, और सेक्शन में चले गए। सेक्शन के अंदर 2 इमेजेस हैं, हेडिंग बनाई, अब की बार 2 इमेजेस रख दी, इमेज 1, इमेज 2। इमेज 1 के अंदर भी पाथ दे दिया, इमेज 2 के अंदर भी पाथ दे दिया, अल्टरनेट और विड्थ सेट कर दी, 2 इमेजेस आ गई सेक्शन के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमने तीसरा RSVP पेज बनाया, उसके अंदर भी फर्स्ट कॉपी किया, फिर हमने हेडर कॉपी किया। अब की बार मैंने लिंक इसमें नहीं दिए, पता नहीं क्यों, लेकिन लिंक आउटपुट में नहीं थे, तो हमने लिंक हटा दिए। फाइनली हमने क्या किया, इसका एक मेन सेक्शन हटा के इधर आ गए। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना था? एक फॉर्म बनाना, तो हमने एक फॉर्म का टैग यूज किया। ठीक है, उसके अंदर लेबल दिया नेम, तो यहां पे लेबल आ गया हमारे पास नेम। फिर उसके अंदर हमें इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दी।
इनपुट टाइप टेक्स्ट का मतलब ये कि अब क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड बनेगी तो एचटीएमएल में टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए हम इनपुट का टैग इस्तेमाल करते हैं और उसकी टाइप सेट कर देंगे टेक्स्ट की। नेक्स्ट, क्योंकि ईमेल है तो अगेन वही इनपुट, अब की बात टाइप ईमेल, पासवर्ड होगा तो इनपुट टाइप पासवर्ड, बटन होगा तो इनपुट टाइप बटन। इस तरह जितने भी हमें इनपुट मैकेनिज्म्स या जो फॉर्म बनते हैं हम यूजुअली इनपुट टैग से काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लेबल का मतलब होता है कि हम इसके शुरू में क्या लेबल देना चाह रहे हैं। लेबल दिया, आप लेबल की जगह पे पैराग्राफ भी दे सकते हो। प्रॉब्लम विद पैराग्राफ इज कि वो ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब ये होगा कि जब भी आप पैराग्राफ यूज करोगे ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे आ जाएगा, वो ये वाला बटन न्यू लाइन पे आ जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए था, तो हमने लेबल कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। लेबल नेम दे दिया, लेबल ईमेल कर दी और इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट का मतलब ये कि ये वाला सबमिट का बटन हमें चाहिए। ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्म और उसका 3 स्ट्रक्चर बन गए। फॉर्म्स के ऊपर हम आगे जावास्क्रिप्ट में प्राइमरीली काम करेंगे, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी हम नहीं, टेक्स्ट वैक्स एंटर होगा तो कुछ भी नहीं होगा। जब हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे ना तब एक्चुअली फॉर्म्स पे पर हम ज्यादा काम करेंगे कि जब मैं नेम एंटर करूं तो नेम को वैलिडेट करे, ईमेल को वैलिडेट करे, पासवर्ड वैलिडेट करे, XYZ ऑपरेशंस हैं, वैल्यूज लेके उस पर क्या करना है, वो फिर हम एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के थ्रू ज्यादा उसके एग्जांपल्स को फॉलो अप करेंगे। बट बेसिक स्ट्रक्चर इफ यू अंडरस्टैंड नाउ, इट वर्क्स विद दैट। कॉपी पेस्ट है, टैग्स है सिंपल, जो आपको लेआउट चाहिए आपने वो टैग यूज करना है, जिस सीक्वेंस में आपको टैग यूज करना है आपके ऊपर है। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं लेकिन नहीं, सॉरी, एक मिनट। जब आप लेबल लगाते हो यूजुअली लेबल यूज किया जाता है। लेबल का मतलब यह कि टेक्स्ट फील्ड के पहले का नाम। प्लेस होल्डर का मतलब यह कि इसके अंदर का नेम। ठीक है, अगेन मैंने कहा कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, अभी हमने तमाम एट्रीब्यूट्स एक्सप्लोर नहीं किए। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर्म के एक्शन और मेथड है, मैं अभी इस पे गया ही नहीं हूं, मैंने स्किप किया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है ताकि याद रहे कि ये चीज है इसकी, वरना अक्सर हम रह जाती है। लेकिन ये भी मैंने डिस्कस नहीं की। ये एट्रीब्यूट्स मैंने कहा जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, पीएचपी में जाएंगे, ये एक्चुअली सर्वर के लिए काम आती है, ये इंस्ट्रक्शंस होती है सर्वर के लिए, तो हम जावास्क्रिप्ट पीएचपी में इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से इनपुट के अंदर अभी मैंने सिर्फ टाइप बताया, अभी रिक्वायर्ड का मतलब ये कि देना लाजमी है, मिस नहीं हो सकता, कंपलसरी जिसको हम कहते हैं। इसी तरह बहुत सारी और एट्रीब्यूट्स हैं। प्लेस होल्डर का मतलब ये कि इस टेक्स्ट के अंदर अक्सर आप जाते हो ना तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर ही नाम लिखा होता है, नेम, वो भी आता है। अभी आपकी डिजाइन के ऊपर है। बहुत सारे फॉर्म्स हमने ऐसे देखे हैं जिसमें सिंपली टेक्स्ट फील्ड है और अंदर लिखा हुआ है क्या करना है, ये डिजाइन एस्पेक्ट है। 90% पीपल रिकमेंड कि आप उसमें लेबल जरूर डालो। लेबल डाल के आप प्लेस होल्डर भी दे दो कि नेम डालना है। यूजुअली हम क्या करते हैं, ईमेल और अंदर सैंपल ईमेल डालते हैं। ठीक है, फोन नंबर और प्लेस होल्डर में सैंपल फोन नंबर डालते हैं कि इस तरीके से फोन नंबर डालो। सीएनआईसी, तो सीएनआईसी लेबल डाला और सैंपल के तौर पे हमने सीएनआईसी दिया कि यार इसमें डैश के साथ देना है या विदाउट डैश देना है। तो वो प्लेस होल्डर जस्ट लाइक अ टूल टिप काम करता है, लेकिन टूल टिप करके भी अलग से एक एट्रीब्यूट मौजूद है ताकि आप टूल टिप दे सको, ताकि जब मैं कर्सर ओवर मूव करूं तो उसके नीचे मुझे टूल टिप आ जाए। तो देयर आर मेनी थिंग्स, एज आई सेड, अभी ये सारे हम एक्सप्लोर वक्तन वक्तन करते रहेंगे। कुछ चीजें जो आपको खुद से एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, यहां तक बात हुई क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? यहां तक बात समझ में आई? दिस बेसिकली क्रिएट्स योर वेब पेज, वेबसाइट। ये हमारी इस तरीके से कंप्लीट एक वेबसाइट बनकर सामने आ जाएगी। ठीक है, इसका अगर हम आउटपुट पे चले गए तो ये हमारे पास होम आ जाएगा, एजेंडा पे गए तो वही एजेंडा पेज, वेन्यू पे गए, अब ये पांचों पेजेस लिंक्स के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट आ गई, वेबसाइट काम कर रही है। सोर्स कोड पे चले जाएंगे तो ये सारा सोर्स कोड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल। आपका काम क्या होगा, ये इस तरह का प्रोजेक्ट 2 बना, उसके बाद प्रोजेक्ट 3 पे चले गए तो प्रोजेक्ट 3 भी हम इसी तरीके पे बनाएंगे। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी, अब प्रोजेक्ट 3 में आ गए इधर। अब ये प्रोजेक्ट हमारे पास कौन सा है, ये है रेस्टोरेंट मेन्यू सिस्टम। एक रेस्टोरेंट है, उसने कहा यार मेरी वेबसाइट बना के दो, तो मैंने लिख दिया यार उसमें आपने हेडिंग्स यूज करनी है, लिस्ट यूज करना है, टेबल यूज करना है। ठीक, टेबल बेस्ड लेआउट होना चाहिए, इमेजेस फॉर फूड आइटम्स होने चाहिए, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ होने चाहिए, लिंक्स एंड नेविगेशन होने चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर उसके अंदर कम से कम ये 5 पेजेस होने चाहिए, होम पेज हो, मेन्यू पेज हो, अबाउट का पेज हो, गैलरी पेज हो और कॉन्टैक्ट पेज हो। हमने कहा ठीक, ये मैंने पेज बना दिया।
अब बाय लुकिंग एट दिस पेज, अब इसका मैं सोर्स कोड पे तो हम जा ही नहीं रहे, ठीक है, ये मेरे पास पेज आ गया। यू कैन ऑलरेडी सी कि सर इस पेज को तो हम कैसे डिजाइन करने बैठे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इस पेज को अगर हम डिजाइन करने बैठे तो मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हेडिंग आ गई, H1 हम यूज करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ आ गया तो हम पैराग्राफ यूज करेंगे, ठीक, ऑलरेडी जहन में आ गया। उसके बाद मेन्यू आ गया। अब इसमें नोट करो मेन्यू एक लाइन में आ रहे हैं। जब हम लिस्ट यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट हर न्यू लाइन पे आती है। बाय डिफॉल्ट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सीएसएस से ये सारा उसका ना इरादा तब्दील कर लेते हैं, ठीक है। सीएसएस एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे एचटीएमएल की ओरिजिनल ईमान को बिगाड़ के ना पूरा एक नया कर देती है, समझे भाई बात। तो लिस्ट बाय डिफॉल्ट फीचर है कि हर लिस्ट न्यू लाइन पर आए, हम सीएसएस से तब्दील कर सकते हैं। लिंक्स जब भी आप बनाओगे बाय डिफॉल्ट एवरी लिंक हैज दिस फीचर कि उसके नीचे अंडरलाइन आना लाजमी है। उसका बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू होगा, जब लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वो पर्पलिश हो जाएगा। ये लिंक का डिफॉल्ट बिहेवियर है। जब आप करोगे ना फर्स्ट टाइम लिंक आपको ब्लू कलर का नजर आएगा, जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो जैसे अभी यहां पे नजर आ रहा है, ये वाला लिंक हमें ब्लू नजर आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक नहीं किया, लेकिन इस पर मैंने क्लिक किया हुआ है तो ये पर्पल हो गया। अंडरलाइन भी नजर आ रहा है, ये भी सारे अंडरलाइन आ रहे हैं, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। सीएसएस से हम इसका ईमान बदल के इसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज कर देंगे, ठीक है। इसीलिए असल मजा सीएसएस में आता है, ठीक। लेकिन अब ये मैंने क्या किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि यार लिस्ट आइटम अगर मैंने बनाया तो ये न्यू लाइन पे आ जाएगा। प्रीवियस दोनों प्रोजेक्ट्स में मैंने लिस्ट आइटम यूज किए हैं। अब की बार मैं बगैर लिस्ट आइटम के सिर्फ एंकर टैग एंकर टैग एंकर टैग एंकर टैग यूज करूंगा। 4 एंकर टैग रखूंगा, चारों एंकर टैग एक ही लाइन में आ जाएंगे, खत्म। बस नैव रखा क्योंकि हेडर मैंने कहा मुझे नैव जरूर चाहिए, तो नैव का हम सेक्शन बना के कंटेनर, उसके अंदर एंकर टैग एंकर टैग एंकर टैग एंकर टैग, कोई लिस्ट विस्ट नहीं, सिर्फ 4-5 एंकर टैग डाल देंगे डायरेक्ट, तो वो लिस्ट बनाकर आ जाएगा। और ये जो बार नजर आ रही है ना, ये बीच में छोटी सी जो बार है, ये एक्चुअली वो पाइप का साइन है कीबोर्ड से, जो और का सिंबल हम यूज करते हैं। वो पाइप लगा दी तो ऐसा लग रहा बीच में बार आ गई, मेन्यू बन गया। पहले लिस्ट बनाई थी वो अलग मुश्किल है, ये सिंपल 4 लिंक्स बना दिए, चारों लिंक एक लाइन में आ गए, मेन्यू बन गया। अब सीएसएस से इसको हम प्रॉपर पूरा मेन्यू बार बनाएंगे जब सीएसएस में हम जाएंगे, ठीक है जी बॉस। हाँ अब ये मेरी है, मैं इस पे आता हूं, ठीक है। ये हमने एक मेन्यू बना दिया। देखो अब बगैर कोड पढ़े मैं पूरी वेबसाइट को डायग्नोस कर पा रहा हूं। अब कोई भी दुनिया की आप वेबसाइट खोलोगे ना, आपको पीछे चलेगा यार हर चीज का टैग है, और जो भी मुझे नजर आ रहा है ना कंटेंट, पीछे कोई ना कोई टैग है। तो ये मैं अब यह आ गया पैराग्राफ, ये हेडिंग क्योंकि बोल्ड है बड़ा है तो ये हेडिंग होगी, H2 होगा H3 होगा, पर हेडिंग आ गई। तो मुझे भी करना है तो मुझे हेडिंग यूज करनी है। अब आ जाते हैं इस मेन कंटेंट के ऊपर, ये गैलरी कैसे बनेगी। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। इस प्रोजेक्ट में मैंने टेबल यूज की हुई है, ठीक है, इसीलिए आपको बॉर्डर नजर आ रहा है इसमें, जैसे हमने प्रीवियस टेबल बनाई थी, ठीक है। इसीलिए ये टेबल का लेआउट आपको नजर आ रहा है। आप बगैर टेबल के भी बनाने चाहो कोई शर्त नहीं, मैंने कहा कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है। मैंने क्योंकि टेबल के थ्रू बनाया है तो मैंने बनाया। आगे एग्जांपल्स में मैंने बगैर टेबल के भी बनाया। हम सीएसएस में जाएंगे तो हम प्रॉपर कार्ड लेआउट पे काम करेंगे कि हम सीएसएस के थ्रू, डिव के थ्रू जो कार्ड्स नजर आते हैं न्यूज और एंकर्स और मीडिया के, वो कार्ड्स लेआउट्स हम कैसे बनाएं और उन ब्लॉक्स को हम रिपीट कैसे करें वगैरह वगैरह, ठीक है। ये अब देखो पॉइंट ये कि अब सिर्फ आउटपुट देख के हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यार ये काम क्या हो रहा है। यहाँ पे H1 टैग आएगा, यहाँ पे पैराग्राफ आएगा, इसी तरह से ये मेन्यू आ गया, एंकर टैग एंकर टैग एंकर टैग। लेकिन क्योंकि एक लाइन में तो अब मैं लिस्ट में नहीं डालूंगा, मैं डायरेक्ट एंकर टैग लिखूंगा, नेव की हेडिंग डाल के एंकर टैग, फिर एक और हेडिंग आ गई। अब ये क्योंकि टेबल बनाई हुई है, बॉर्डर नजर आ रहा है, तो मैं एक बड़ी टेबल बनाऊंगा। टेबल के अंदर सबसे मेन पहली चीज क्या होगी, रो। तो रो एक बनी और फिर उसके अंदर 4 कॉलम बनेंगे, ठीक है। हमने कहा 4 कॉलम, लेकिन मैंने नोट किया यार इसकी कोई हेडर तो है ही नहीं, तो मैं अब की बार टीएच का टैग यूज नहीं करूंगा, डायरेक्ट टीडी 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 करेंगे, ठीक है। अब हम टेबल हेडर नहीं देंगे क्योंकि हेडर तो है ही नहीं उसमें, तो हम टीएच वाला रो खा गए, समझे, वो रो हटा दी। अब वही टेबल मैंने पहले ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको कॉपी किया, यहां पेस्ट किया, टेबल रो वाले को डिलीट कर, हेडर वाले को डिलीट किया, तो ये पहली टेबल टी रो और उसके अंदर टेबल डेटा टेबल डेटा टेबल डेटा टेबल डेटा, 4 कॉलम ऐड हो गए। फिर टीआर और 4 कॉलम ऐड हो गए, फिर टीआर 4 कॉलम ऐड हो गए, ठीक। हर कॉलम के अंदर मैंने हजरत ने इंटरनेट पे गया, गूगल को बोला भाई इस वक्त मैंने डमी तस्वीर रखी हुई है,
इन तस्वीरों को हम कहते हैं प्लेस होल्डर इमेजेस। हजरत गूगल पे जाओ, लिखो प्लेस होल्डर, PLAC होल्डर इमेजेस, तो लोगों के चाहिए, आइकॉन्स चाहिए। मैंने फूड की प्लेस होल्डर सर्च की, मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें आई, क्योंकि अब मैंने कहा कौन इतनी उठाए, मुझे सिर्फ कोड डमी करना था, तो मैंने एक डमी प्लेस होल्डर तस्वीर फिलहाल कर दी। जब तक क्लाइंट मुझे ओरिजिनल तस्वीरें दे, मैं सिर्फ वेबसाइट तो बनानी है, मैं वेट थोड़ी करूंगा, तो मैंने डमी तस्वीर रख दी। जब ओरिजिनल तस्वीर आएगी, मैं सिर्फ फाइल नेम तो तब्दील करना है, तो मैंने डमी तस्वीर रखी। उसके नीचे मैंने एक और एंकर टैग बना दिया, क्योंकि लिंक होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसकी मुझे और तफसीलात चाहिए। ठीक है, तो जब मैं बना, इसको मैंने एंकर टैग बना दिया। अगर तफसीलात नहीं चाहिए तो ये नॉर्मल पैराग्राफ या हेडिंग आ जाएगी, उसके नीचे नॉर्मल प्राइस की पैराग्राफ आ जाएगी। अभी आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने तफसीलात उसमें आगे पूछी नहीं है, तो अब आपके ऊपर है आप नीचे टेक्स्ट कैसे शो करो, सिंपल। फिर अब जो भाई ने क्वेश्चन पूछा साइज का, अगर आप चले गए कोड के अंदर, यू विल नोट के कहीं ना कहीं मैंने ठीक है, जो प्रोजेक्ट 2 था उसकी गैलरी में भी अगर हम चले गए तो ये इमेजेस हमने यूज की हुई है। यहां पे एक पैरामीटर यूज किया हुआ है विड्थ का एट्रीब्यूट। ठीक है, इस पे हमने एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, एक है अल्टर का, दूसरा है विड्थ का। विड्थ से हम सेट करते हैं, विड्थ भी और हाइट भी है, बाय द वे आप हाइट भी यूज कर सकते हो। तो पिक्चर आ गई, हो सकता है पिक्चर बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि इमेज इंसर्ट की तमाम इमेजेस की विड्थ हम एक जितनी रख लेंगे, 200 200 200, तो सारी पिक्चर्स 200 200 200 पिक्सल्स की हमारे पास आ जाएगी। तो मैंने विड्थ सेट कर दी, यार इसकी विड्थ कर दो 200, दूसरी जो इमेज है इसकी विड्थ भी कर दो 200। हाइट भी है, हाइट इज इक्वल्स टू 100 कर दो, आपकी मर्जी, लेकिन मैंने विड्थ के हिसाब से मैंने ऑलरेडी स्क्वायर इमेजेस उठाई हुई थी, मैंने सेट कर दी। तो अगर आपकी तस्वीर फॉर एग्जांपल यूं हॉरिजॉन्टल है, तो आप हाइट और विड्थ दोनों सेट करके उसको बॉक्स में फिट कर सकते हो। कोशिश करते हैं हम सब तमाम रोज की सेम विड्थ और सेम हाइट दे देंगे। फिर इसमें एक और एट्रीब्यूट दिया हुआ है अल्टरनेट का। अल्टर का मतलब ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर इमेज लोड नहीं हो रही सर्वर के ऊपर, तो इमेज की जगह पे ये टेक्स्ट नजर आ जाएगा। अल्टरनेट का मतलब ये कि समटाइम्स इमेज आपकी लोड नहीं होती, डिलीट हो जाती है, फाइल नेम में मसला आ जाता है, इमेज नजर नहीं आती, तो इमेज अगर नहीं आ रही, इमेज की जगह पे ये टेक्स्ट दिखा दो। दूसरा, इस अल्टरनेट का काम यह है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हजरत गूगल पे जब हम इमेजेस सर्च करते हैं ना, तो इमेजेस आ जाती है, तो उसको कैसे पता है ये कौन सी इमेज है? उसके पीछे मेटा डेटा होता है। ये दरअसल एक मेटा डेटा के तौर पे बिहेव कर रहा है कि ये इमेज जो हमने बनाई थी एक्चुअली इस बारे में है, ताकि जब सर्वर पे वेबसाइट जाएगी हमारी, तो किसी को इमेज अगर ढूंढनी हुई, तो वो गूगल इस अल्टरनेट को पढ़ के पता लगाएगा कि यार ये इमेज किस चीज की है। समझ में आई बात? तो इसीलिए ये अल्टरनेट देना भी एक अच्छी और लाजमी चीज हो जाती है। फिलहाल ना भी देंगे प्रोजेक्ट ओके चलेगा, वेबसाइट विड्थ नहीं दोगे तो जो डिफॉल्ट इमेज की साइज होगी उतनी आ जाएगी। विड्थ हमें देनी पड़ती है साइज को कंट्रोल करने के लिए, बट अल्टरनेटिव टेक्स्ट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उमूमन सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, अगेन एज अ डेवलपर अगर मैं हायर कर रहा हूं, तो मैं आपके कोड जब देखूंगा तो मैं चेक करूंगा कि इमेज के अंदर आपने क्या क्या दिया हुआ। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना भी एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि यार उसने ये चीज, ये छोटी सी चीज है पर मैटर करती है कभी कभी। और अगेन ये फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी बहुत आता है कि इमेज के अंदर ये अल्ट एट्रीब्यूट किस लिए यूज किया जाता है, या अगर इमेज की मुझे एसईओ करनी है, इमेज की एसईओ करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ये अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में, एंट्री टेस्ट में या सॉफ्टवेयर हाउसेस से लेके कमीशन के जो टेस्ट आते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस HTML रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इमेज की एसईओ करनी है तो एक उसका तरीका हमारे पास आता है अल्टरनेट का। हम अल्टर लिख के उसकी इमेज की डिस्क्रिप्शन उसमें लिखते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन टैग भी आता है, टैग्स भी आते हैं, और हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था मैंने इसकी इमेज सेट की हुई थी 200, आई थिंक 100, सॉरी 100 100 100 की भी थी, टेक्स्ट दिया गया और इनको हमने अलाइन सेंटर कर दिया था। ठीक है, ये जितना भी था इस बॉक्स के अंदर हमने सेंटर अलाइन कर दिया था। सेंटर अलाइन हम कैसे करेंगे? सेंटर अलाइन के लिए सेंटर का एट्रीब्यूट है वो यूज किया जाता है इसके अंदर, आई थिंक ये था इंडेक्स। ठीक है, ये रहा, तो ये टेबल बनाई, टेबल की बॉर्डर दे दी थी मैंने 100, टेबल डेटा के अंदर जाके मैंने अलाइन सेंटर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट था टेबल डेटा अलाइन सेंटर, तो आपका जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाए। अब ये मैंने किया है, आप लेफ्ट पे रखो, राइट पे रखो, भाड़ में डालो, नो प्रॉब्लम। ठीक, पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग कि आप अपने जहन से अपनी वेबसाइट को कैसे कर रहे हो।
मेरा एक तरीका था, मैंने ये किया, इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूं, राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है कि यार यही होगा तो मैं मार्क करूंगा। आप लेफ्ट पे रखो कोई मसला नहीं, आप राइट पे रखो कोई मसला नहीं, आप सेंटर पे रखो कोई मसला नहीं। डिजाइनिंग इज समथिंग दैट एवरी डेवलपर हैज हिज ओन क्रिएटिविटी। ठीक है, फिलहाल डिजाइनिंग के मार्क्स नहीं है, मैंने कहा जब सीएसएस पे जाएंगे तब हम डिजाइनिंग को देखेंगे कि यार आपने अच्छी तरह डिजाइन किया है या नहीं किया। ठीक है, फिलहाल नहीं है, तो अभी इसके हम सिंपली स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। मैंने टेबल यूज किया, आप कुछ और भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन अब यू कैन सी कि यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड द कोड। अब आउटपुट देख के आपको कोड ऑलरेडी समझ में आ रहा है। पेज 2 पे चले गए, पेज 2 में क्या है, अगेन हेडर आ गया, अगेन पैराग्राफ आ गया, अगेन वही मेन्यू आ गया। तो मुझे पता है कि ये सारा प्रीवियस वाले पेज का मैंने कॉपी करना है, यहां पेस्ट करना है, दूसरा पेज बन गया। उसके नीचे मेरे पास वही हेडर आ गया, वही अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई, वही हेडर आ गया, वही टेबल आ गई। ठीक है, फिर वही हेडर आ गया, वही ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई, वही फुटर आ गया। अब सारा कोड मेरे सामने। अब सिर्फ आउटपुट देख के हम समझ रहे हैं कि यार कौन सा टैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या मुझे करना पड़ेगा। तभी मैंने 10 प्रोजेक्ट्स देने का मकसद ये कि अगर आप शुरू के 2 से 3 बना लो ना, तो जहन में ऑलरेडी सारी तस्वीर HTML की क्लियर हो जाती है कि पेजेस कैसे बन रहे हैं, पेजेस के बीच में लिंक्स कैसे बन रहे हैं। अच्छा, एंकर टैग से लिंक बन रहा है, मैंने एंकर पे क्लिक किया तो ये वाला पेज लोड हो रहा है, सिंपल एज दैट। ठीक है, इसी तरीके से फिर इसके बाकी पेजेस मैंने बना दिए। अब ये मैंने अपने हिसाब से डिजाइन कर दिए, आप अपने हिसाब से डिजाइन कर दो। यही फॉलो कर रहे हो, यही फॉलो करो, आपकी मर्जी। इसी तरह प्रोजेक्ट 4 पे चले गए, कंपनी का प्रोजेक्ट है। एक कंपनी आ रही है, कोई भी, क्या हम एनजीओ हैं, हमारे लिए आप वेबसाइट बना के दो। उन्होंने कहा यार हमारी कंपनी के ऊपर अबाउट का पेज हो, टीम्स का पेज हो, हम सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह है, ये सारी तफसीलात हमें चाहिए। टाइम ओवर हो गया, 2 घंटे की क्लास ली क्या मैंने, कसम खुदा की। अच्छा ठीक है, सो इसी तरह से फिर इसका भी मैंने एक डेमो बना के यहाँ पे रखा हुआ है। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड कि आपको पता क्या, ये टाइटल आ गया, लिंक्स आ गए, ये हेडर आ गया, ये तस्वीरें आ गई, फिर मैंने टाइटल, हेडर, लिंक्स, वही टैग्स सारे रिपीट हो गए। पॉइंट, एवरीथिंग विद इन HTML हैज अ टैग। टैग्स के सबके नाम याद नहीं करने, खुद ही जहन नशीन होने शुरू हो जाएंगे। पैराग्राफ के लिए P है, हेडिंग के लिए H है, इमेज के लिए इमेज है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी चीज कैसे यूज करनी है, बस। HTML इंटरप्रेटर बेस्ड है, जो टैग आप पहले लिखोगे वो पहले आएगा, जो चीज बाद में लिखोगे वो बाद में आएगी। हेडिंग आपने पहले दी, इमेज बाद में दी, तो पहले हेडर नजर आएगा, फिर इमेज आएगी। अगर आपको इमेज पहले चाहिए तो हम इमेज वाला टैग उठा के ऊपर रखेंगे, तो अब इमेज पहले आएगी, हेडिंग बाद में आएगी। जिस ऑर्डर में आप कोड लिखोगे उसी ऑर्डर में उसका आउटपुट आएगा, बस। ठीक है, चलें, इसका मतलब कि ये हो गया। उम्मीद है कि यहां तक बात समझ